गुड मॉर्निंग राज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? क्लास के स्टार्टिंग में छींक मार दी किसी ने ऑफिस में बाहर, बट ठीक है। वी डोंट बिलीव इन सच काइंड ऑफ सुपरस्टिशंस, डू वी? हाँ, कोई नहीं, आप आंसर्स भेज देना, डोंट वरी अबाउट इट। पहले क्लासेस कंप्लीट कर लो, बिकॉज क्लास कंप्लीट करना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, जब तक क्लास कंप्लीट नहीं करोगे जब तक आंसर्स भी आप कैसे ही लिखोगे, राइट? ओके, तो अब आप ये बताइए कि पिछली क्लासेस में कोई डाउट है क्या? जो भी आपने देख ली हैं, कल डेमोक्रेसी की क्लास थी, हमने कल डेमोक्रेसी पढ़ी थी। इज देयर एनी डाउट इन डेमोक्रेसी और एनीथिंग? डेमोक्रेसी वी हैव कंप्लीटेड, जस्टिस वी हैव कंप्लीटेड, टुडे वी आर गोइंग टू कंप्लीट पावर, एंड पावर के साथ साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे राइट्स को। ठीक है, आई होप दैट यू आर विथ मी। कहाँ हैं? एनीवन? हाँ भाई लोग, पावर स्टार्ट करें। फाइन फाइन, गुड गुड। आपकी आंखें आई होप ठीक हो और ठीक रहनी चाहिए। सो एनी डाउट जो हमने कल पढ़ा था रिगार्डिंग डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एज अ वे ऑफ लाइफ, डेमोक्रेसी एज अ वैल्यू, देन डेमोक्रेसी के इंट्रिंसिक वैल्यू वी हैव सीन, एंड डेमोक्रेसी की इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू वी हैव ऑल्सो सीन, डेमोक्रेसी की इंट्रिंसिक वैल्यूज, and then we have discussed different forms of democracy where we have discussed the direct form of democracy. We have studied about its merits and everything, characteristics क्या हैं. Then we have discussed about deliberative democracy. What is deliberative democracy? Then after deliberative democracy we have studied representative democracy, और उसकी चीज़ें हमने अच्छी तरीके से कर ली हैं। आई एम गुड, आई एम गुड। नोट्स आपको मिल गए होंगे। सी मैंने कंप्लीट कर दी हैं ग्राम्स की बोल रहा हूँ, मार्क्स, ग्राम्स की, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, लिबरलिज्म, और आई थिंक ये 4 नोट्स आपको आज मिल जाने चाहिए। ये चारों मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। तो अभी तक जो इंडियन पॉलिटिकल थॉट नहीं था वो हमने कंप्लीट, मैंने आपको नोट्स दे दिए हैं। आई होप आज शाम तक आपको मिल जाएंगे। ग्राम्स्की एंड कार्ल मार्क्स आई हैव गिवन द नोट्स, और अब जो नोट्स बचे हैं सेक्शन 1 के, पेपर 1 सेक्शन 1 के जो नोट्स बचे हैं उनमें ये वाले पार्ट जो अपना है जस्टिस, राइट्स, डेमोक्रेसी, पावर, अथॉरिटी, लेजिटिमेसी, ये, और सोशलिज्म, फासिज्म एंड फेमिनिज्म, सोशलिज्म, फासिज्म, फेमिनिज्म, ये 4 5 6 7 जो टॉपिक्स हैं उन्हीं के नोट्स बचे हैं। नोट्स कहाँ तक मिले आपको यार, एक बार बताओगे, कंफर्म करोगे? नोट्स कहाँ तक मिले आप लोगों को? नोट्स कहाँ तक मिले? प्लीज़ लेट मी नो नोट्स कहाँ तक आपको मिल चुके हैं। फाइनल जो फाइनल नोट्स हैं वो कहाँ तक आपको मिल चुके हैं? ग्राम्सी मिल गया, ठीक है। ग्राम्सी मिल गया तो कार्ल मार्क्स भी मिल जाना चाहिए। कार्ल मार्क्स भी आई होप मिल गया होगा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट भी मिल गया होगा।
ठीक है, चलो कुल मिला के मतलब नोट्स आपको मिल रहे हैं। एंड हाउ आर यू फाइंडिंग द नोट्स? मतलब पहले थोड़ा सा मैं क्या कर रहा था, पहले आई वॉज गिविंग यू मोर ऑफ थोड़े लिमिटेड तरीके से मैं नोट्स दे रहा था जस्ट बिकॉज इस तरीके से, बट फिर नाउ आई फेल्ट दैट थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ा सा थ्योरी और उन नोट्स में इंक्लूड करनी चाहिए, सो दैट यू आर नॉट एट ऑल शॉर्ट ऑफ एनी कंटेंट। ठीक है, तो कंटेंट के मामले में आप कभी शॉर्ट ना रहो और एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग आ जाए, बिकॉज क्लास में तो वी हैव ओनली सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम, तो हम लोग इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स डिस्कस करते हैं बट उसके आगे का पीछे का, राइट। सो नोट्स कैसे हैं? नोट्स कौटिल्य मिनरा, ठीक है। नोट्स अभी जो रिसेंट नोट्स मिले हैं वो आपको ठीक लगे क्या? ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर दैट एप्रिसिएशन। आपको नोट्स अच्छे लगे, अच्छी बात है। सो डेमोक्रेसी हमारा कंप्लीट हो गया है, जस्टिस एंड डेमोक्रेसी हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट पावर। ठीक है, पावर का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। तो थोड़ा सा पावर का कॉन्सेप्ट हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। आप मुझे थोड़ा बताइए दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पावर? पावर से आप क्या समझते हैं? पावर से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पावर? पावर क्या है? ग्रामसी, न्यू मार्क्सिज्म, कार्ल मार्क्स अभी नहीं हुए, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट। अब क्लास में आ जाओ, ठीक है। बाकी सारी ये स्टार्टिंग को थोड़ा मैं ऐसे आते ही धपड़ धपड़ पढ़ाने इसलिए नहीं लगता हूँ, बिकॉज थोड़ा सा वो चाहिए होता है, थोड़ा सा फॉर्म में आने में वक्त चाहिए होता है, आपको भी हमें भी। तो अब आप मुझे बताइए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर? व्हाट इज एग्जैक्टली पावर अकॉर्डिंग टू यू? पावर बड़ा अमेजिंग कॉन्सेप्ट है, और पावर का जब कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं तो देयर इज अ फंडामेंटल शिफ्ट इन पॉलिटिकल थ्योरी। अब वो फंडामेंटल शिफ्ट कैसे होता है पॉलिटिकल थ्योरी में, दैट विल डिस्कस। और पहले आप थोड़ा बताइए दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पावर? पावर का क्या सीन है? पावर किस तरीके से आप देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं पावर को? बताइए व्हाट इज पावर? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पावर? एबिलिटी टू मोटिवेट द मासेस। एबिलिटी टू मोटिवेट द मासेस, ना ना ना, ये अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है। एबिलिटी टू मोटिवेट द मासेस एक्चुअली लीडरशिप, नॉट पावर। पावर की दो अंडरस्टैंडिंग है, देर आर टू बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ पावर। पहला पावर एज डोमिनेशन और दूसरा पावर एज एम्पावरमेंट। ठीक है, ये दोनों ही कॉन्सेप्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। पावर एज अ डोमिनेटिंग कॉन्सेप्ट एंड पावर एज एम्पावरमेंट, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, दोनों ही चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। और अभी जो हम पावर पढ़ेंगे इट्स मोर और लेस अ रिपीटेटिव थिंग। एक जो चीज़ हमें ध्यान से पढ़नी है वो है माइकल फूकोज थ्योरी ऑफ पावर। ठीक है, अब ये फूको वाला फूको नहीं है, ये फूको नाम से स्कॉलर है। ठीक है, तो माइकल फूकोज थ्योरी ऑफ पावर हम पढ़ेंगे। वो बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है पावर की, वो काफ़ी ज़्यादा सोशियोलॉजिकल व्यूज़ देते हैं पावर के। तो पावर के बहुत सारे व्यूज़ हैं, एलिटिस्ट व्यू है पावर का, सोशियोलॉजिकल व्यू है, मार्क्सिस्ट व्यू है, लिबरल व्यू है, एना हैरेंट का पावर हमने समझा था, राइट।
ऑल दोज वी हैव अंडरस्टूड। और सोचिए एबिलिटी टू मोटिवेट द मासेस, तो इतना ठीक कैरेक्टराइजेशन नहीं है पावर का। और थोड़ा सोचो, व्हाट इज पावर एंड हाउ पावर इज डिफरेंट फ्रॉम स्ट्रेंथ, फोर्स, इन्फ्लुएंस, कंट्रोल। ये भी चीजें सोचने वाली हैं, ठीक है। एबिलिटी टू, ओके देखो, लेट्स स्टार्ट विद पावर। पावर जब हम बात करते हैं तो पावर हैव वेरियस कॉनोटेशंस। पावर, जब हम पावर कहते हैं, पावर को हम बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग टर्म्स में यूज़ कर लेते हैं। दैट पावर यू नो, आपकी फिजिकल पावर, आपकी मेंटल पावर, बट दैट्स नॉट पावर, ठीक है। पावर के बारे में सबसे पहली जो फंडामेंटल बेसिस समझने वाली है, दैट इट इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर। जब हम पावर को पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं तब पावर को हम एक अलग तरीके से देखेंगे। वी आर गोइंग टू सी द निटिग्रिटीज, ठीक है। सो वॉट एवर यू हैव एज योर फिजिकल, जिसको आप फिजिकल पावर, मेंटल पावर कहते हो, दैट इज नॉट योर पावर, इट इज बेसिकली योर स्ट्रेंथ। आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, राइट, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, दिस इज एबिलिटी, ठीक है। ऐसे इफ यू सी एना हैरेंट, एना हैरेंट बेसिकली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पावर, एना हैरेंट बेसिकली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पावर एंड शी डिस्टिंग्विशेस बिटवीन पावर फ्रॉम, ये उनकी किताब है ऑन वायलेंस, ठीक है, ऑन वायलेंस किताब का नाम है। उसमें शी डिस्टिंग्विशेस पावर फ्रॉम स्ट्रेंथ, फोर्स, वायलेंस, ठीक है। इन तीनों चीजों से पावर जो है वो उनको डिफरेंशिएट करके समझती हैं। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट यू हैव कंसिडर्ड एज अ पावर इज नॉट पावर, ठीक है। पावर जो है बेसिकली एक रिलेशनल कॉन्सेप्ट है। व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनल कॉन्सेप्ट है पावर? व्हाट डू यू मीन दैट पावर इज अ रिलेशनल कॉन्सेप्ट? बताइए, जवाब दो थोड़ा यार। आप 2-3 दिन बाद क्लास में आए हो, थोड़ा जल्दी मोटिवेट हो जाओ, लिखो जवाब थोड़े। सो पावर इज द रिलेशनल कॉन्सेप्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पावर ओनली एग्जिस्ट्स इन रिलेशन विद अदर्स। पावर कैन नॉट एग्जिस्ट इन वैक्यूम, राइट। एक पहलवान को आप पहलवान तभी बोलोगे जब वो दूसरे लोगों से ज्यादा, दूसरे लोगों को हराने में सक्षम है, राइट। उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ इन रिलेशन टू दी अदर पर्सन इज डिफरेंट, इज एक्चुअली यू नो इज मोर। तब हम ये बोलेंगे दैट ये जो है पावर रिलेशन के टर्म्स में हमेशा समझी जाती है। इन पॉलिटिकल थ्योरी पावर इज ऑलवेज रिलेशनल, ठीक है। पावर इज ऑलवेज रिलेशनल। पावर इज रिलेशनल का मतलब ये है दैट व्हेन यू होल्ड पावर ओवर समवन एल्सेस behavior or control, when you control or influence the behavior, when you control or influence the behavior of others, it is called power, ठीक है। अब ये कैसे होता है? पहली बात तो हमने समझ ली that it is in relation with something, right? So एक तो हमने ये समझ लिया that power is basically a relational concept, it is in relation with someone else। अब वो someone else एक individual भी हो सकता है, एक सेक्शन ऑफ पीपल भी हो सकता है, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक सोसाइटी भी हो सकती है, इवन अ नेशन एंड अ कंट्री भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो पावर जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जब पावर का आया होगा वो कब आया होगा? प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, जब ह्यूमन बीइंग्स वर लिविंग इन जंगल्स एंड दे वर केवमेन। सो naturally whatever they could not control, they assumed that it is more powerful than themselves। आपने देखा होगा इंडिया में यू नो उसको क्या बोलते हैं, पेथियन वर्शिप की जाती थी, पैंथियन गॉड्स हुआ करते थे। यानी कि हमने सूरज को भी भगवान माना, चांद को भी भगवान माना, नदियों को भी भगवान माना, पेड़ों को भी भगवान माना। वाई? बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल देयर फोर्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन उनकी जो पावर है या उनकी जो एबिलिटी है टू इन्फ्लुएंस अदर ourselves is more than our own ability, right? अगर सूरज तेज निकल रहा है तो we cannot do anything about it। अगर बाढ़ आ रही है तो we cannot control it, ठीक है। तो पावर इनिशियली वहां से आई, बट जब हम पावर को पॉलिटिकल थ्योरी में डिस्कस करते हैं,
कंट्रोलिंग अदर्स बिहेवियर, बिल्कुल ठीक है, कंट्रोलिंग अदर्स बिहेवियर ही होता है पावर, बट दिस इज एज आर्ग्यूड बाय मेनी स्कॉलर्स लाइक दिस एना हैरेंट एंड वेरियस अदर स्कॉलर्स, जो कि थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू लेके चलते हैं पावर का। वो कहते हैं कि एक्चुअली पावर इज नॉट द कंट्रोल ओवर अदर्स बिहेवियर, ठीक है। सो जो ट्रेडिशनल व्यू है पावर का, वो तो यही कहता है दैट पावर इज अ पर्सन्स और अ ग्रुप्स ability to control or influence the behavior of the other person or a section of people, ठीक है, वही पावर है। लेकिन पावर का एक दूसरा व्यू भी है। तो अब ये हमने समझ लिया कि पावर है क्या। पावर अभी हम ट्रेडिशनल वे में लेके चलते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे इसका कंस्ट्रक्टिव व्यू क्या हो सकता है। अभी हम ट्रेडिशनल थ्योरी लेके चलते हैं, ट्रेडिशनल एस्पेक्ट में पावर क्या होती है। सो पावर हमने ये समझ ली दैट पावर होती क्या है। पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द अदर्स, ठीक है। अब ये पावर इमिनेट्स कहां से होती है, स्ट्रक्चर्स ऑफ पावर क्या है, राइट। अगर पावर है एंड वी आर सेइंग दैट पावर इज अ रिलेशनल कॉन्सेप्ट दैट एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इन रिलेशन विद अनदर इंडिविजुअल और अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल होल्ड्स पावर ओवर देम, देन हाउ इट इज that the other person is allowing the first person to exercise power on them, इसका रिलेशन क्या है। इसका रिलेशन मैं आपसे क्या बताना चाह रहा हूं दैट पावर जो है ऐसी हवा में एग्जिस्ट नहीं करती है। पावर को एक्चुअली एग्जिस्ट करने के लिए कुछ एक स्ट्रक्चर्स चाहिए, ठीक है। तो व्हेन समवन होल्ड्स पावर ऑन द अदर पर्सन, इट नीड्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माने जिस पे पावर एक्सरसाइज की जा रही है। जब तक वो एक्सेप्टेंस नहीं होगी तब तक आप पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। कैसे? जस्ट फॉर एग्जाम्पल, इन अ फैमिली, बेसिक यूनिट से स्टार्ट करते हैं। इन अ फैमिली यू आर सब्जेक्टेड टू द पावर ऑफ योर फादर एंड मदर, पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी आपसे बड़े हैं आपके घर में, उनकी जो पावर है वो आप पे एक्सरसाइज करते हैं। वाई? बिकॉज यू एक्सेप्ट देयर एक्सरसाइज ऑफ पावर, ठीक है। लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी, कल आप कहीं सिगरेट पी रहे हो और कोई आपके पापा आ जाते हैं, तो ऑब्वियसली यू वुड बी वेरी इन फियर एंड एवरीथिंग, और आप उसको फेंक दोगे या कुछ भी कर दोगे, यू वुड बी इन फियर। वो फियर जो आ रहा है दैट इज बिकॉज योर फादर एक्सरसाइजेस पावर ऑन यू एंड यू एक्सेप्ट दैट पावर। लेकिन अगर कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा आपको आके बोल रहा है बेटा तू सिगरेट क्यों पी रहा है, ये है वो है, आप क्या कहा, चलना अपना काम कर। वाई? बिकॉज ऑल्दो ही इज ओल्डर देन यू, आपसे वो बड़ा जरूर है लेकिन वो आप पे पावर एक्सरसाइज नहीं करता। वाई? बिकॉज यू डोंट एक्सेप्ट दैट पावर। अब समझ में आया पावर रिलेशनल कॉन्सेप्ट कैसे है, दैट अनलेस अंटिल समवन एक्सेप्ट्स द एक्सरसाइज ऑफ पावर फ्रॉम द अदर पर्सन, पावर डज नॉट कम्स इनटू प्ले, ठीक है। अब ये जो एक्सेप्टेंस है, ये कई तरीके से आती है। दिस एक्सेप्टेंस can be a forced acceptance and it can be a voluntary acceptance. It can be a forced acceptance and it can be a voluntary acceptance. Forced acceptance का मतलब क्या है? जैसे forced acceptance का मतलब यह है कि कल को आप जो है किसी के घर के सामने आप खड़े हो, आपने गाड़ी पार्क कर दी है और कोई तीसरा आपसे आके बोल रहा है कि भाई इस गाड़ी को तू हटा ले, ये आदमी बहुत अजीब आदमी है, गाड़ी वाड़ी तोड़ देगा तेरी। यू वोंट लिसन टू हिम। जो दूसरा आदमी है इसके घर के सामने आपने गाड़ी खड़ी करी है, ही इज मस्कुलर मैन और दबंग आदमी है एरिया का। वो आपके पास आता है और आपको मतलब खूब सुनाता है, तुमने बेवकूफ, तुमने गाड़ी यहां खड़ी कर दी, और आपकी गाड़ी भी तोड़ देता है। एंड यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। यू आर नॉट एबल टू काउंटर हिज एक्सरसाइज ऑफ पावर, सो यू आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट हिज पावर, और आप जो है गाड़ी अपनी हटा लेते हो। तो ही हैज इन्फ्लुएंस्ड एंड कंट्रोल्ड योर बिहेवियर, ही हैज एन इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल ओवर योर बिहेवियर। सेम गोज विद गवर्नमेंट्स, although we authorize them by giving our votes to them that you can rule us. Obviously ruling means you will exercise power on us, ठीक है। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए क्या लाती है? लॉज लाती है। अब किसी को नहीं पसंद कि वो रेड लाइट पे रुके, नो वन वांट्स टू वेयर अ हेलमेट इतनी गर्मी में, लेकिन फिर भी आप कहीं भी जाओगे, हेलमेट इसलिए लोग नहीं पहनते हैं इंडिया में कि उन्हें
एक्सीडेंट्स का डर है या उन्हें अपनी सेफ्टी चाहिए, वो किस लिए पहनते हैं? बिकॉज उनको ट्रैफिक पुलिस का डर होता है कि अगर ट्रैफिक पुलिस ने रोक लिया तो वो हमारे 1,500 रुपए लग जाएंगे फालतू के, तो इससे बढ़िया 200 रुपए का हेलमेट लेके पहन लो, राइट? तो यहां पे क्या है, फोर्स्ड एक्सेप्टेंस है, वॉलंटरी एक्सेप्टेंस नहीं है। तो जो पावर है, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ रिलेशनल कॉन्सेप्ट, it comes into existence only when you accept the exercise of power, and it can come into two types, or this acceptance can come into two different ways. First, the acceptance can be forced acceptance is when you have no other choice but to modify your behavior according to the will of the other person or section of people who are exercising power over you. Majoritarianism, totalitarianism, authoritarianism, absolutism, all these dictatorship, all these forms of government have forced acceptance of, they have forced their power on the people have not voluntarily accepted that आप हमारी हर चीज को कंट्रोल करो, they are being forced। तभी फिर क्या होता है, there is a possibility of revolution, there is this possibility of revolution। ये बात समझ में आई? Now the second way in which you can accept someone else's control over your behavior is basically voluntary route। अब ये voluntary route दो तरीके से आ सकता है। एक तो that you happily voluntarily accept, that is for example आप अपने घर में मम्मी की अथॉरिटी मानते हो या मम्मी की पावर को अपने ऊपर एक्सरसाइज करने देते हो बिकॉज यू आर हैप्पी अबाउट इट कि ठीक है मेरी माँ है, मेरी बात मानती है, मुझे भी इनकी बात माननी है, मम्मी कहती है रात को जल्दी आ जाना, आप जल्दी आ जाते हो, ठीक है। सो दिस इज द हैप्पी, व्हाट वी से, हैप्पी एक्सेप्टेंस ऑफ पावर। और एक होता है वॉलंटरी तो है बट यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट, यू आर नॉट हैप्पी अबाउट इट। और यहां पे क्या कॉन्सेप्ट आता है, ग्रामसी का कॉन्सेप्ट आता है, दैट your consent is being manufactured, it's being manufactured, you are not giving your consent but because you are under the hegemony of someone else, you are giving that voluntary acceptance of power, voluntary acceptance to the exercise of power and then ये आपका consent manufacture होता है, ठीक है। तो ये basically आपको हो सकता है समझ में आया हो that first of all power is different from force, strength and violence। Why? Because strength, force and violence जो है, ये violence अगर हटा भी दें तो strength and force जो है वो आपकी individual capacity होती है, आपकी individual capacity होती है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते, आप ये तो कह सकते हो that I have so much of strength that I can lift a log of wood and I can throw it out of the way, but आप ये नहीं कह सकते that I am exercising power over that log। No, you are not exercising your power, you are exercising your force, your strength। आप किसी को धक्का दे रहे हो तो दैट इज नॉट योर पावर बीइंग एक्सरसाइज, दैट्स योर स्ट्रेंथ, दैट इज योर एबिलिटी दैट इज बीइंग एक्सरसाइज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज पावर इज फर्स्ट ऑफ ऑल डिफरेंट फ्रॉम force and strength. Second, power is a relational concept, that power comes when there is an acceptance of the exercise of that control or influence over the subject and he accepts it। और वो दो तरीके से हो सकता है, फोर्स्ड भी हो सकता है और वॉलंटरी भी हो सकता है। फोर्स्ड का हमने समझ लिया, वॉलंटरी हमने समझा कि एक तो हैप्पीली आप कर लो पावर। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कभी कभार देखा होगा कि ऑल्दो इन इंडियन सोसाइटी देयर इज अ पेट्रियार्किकल नोशन इन फैमिली, बट फिर भी कभी कभार पापा क्या करते हैं, मम्मी कुछ डांटती है पापा को तो चुपचाप सुन लेते हैं, ठीक है। मम्मी कुछ ये करना है जी, बिल्कुल करना है, जबकि पापा एक्सेप्ट नहीं करते, फिर भी मम्मी कर देती है। पापा डू नॉट कॉन्ट्राडिक्ट द अथॉरिटी ऑफ या पावर ऑफ मम्मी। वाई? बिकॉज पता है भाई घर में इसी के अंडर रहना है। अब जनरली कहते हैं ना, घर की जो पीएम है, सीएम है, उनका ऑर्डर हुआ है, तो यू हैप्पीली एक्सेप्ट, यू वॉलंटरीली एक्सेप्ट दैट एक्सरसाइज ऑफ पावर। बट देन देर इज वन aspect when you give your voluntary acceptance, but it is because your consent has been manufactured, जहां पे ग्रामसी का हेजिमनी वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। ये समझ में आया क्या? अब अभी हम धीरे धीरे इसलिए चल रहे हैं सो दैट बिल्कुल आपको ऐसा नहीं लगे बोर तो नहीं हो रहा है ना, ये बता दो बस। बोर हो रहा है तो फिर हम तेज तेज चलते हैं। मैं मल्टीपल टाइम्स एक चीज इसलिए रिपीट करता हूं सो दैट यू डेवलप दैट मसल मेमोरी, ठीक है। बता दो अगर बोर हो रहा है तो वी कैन गो फास्ट।
बताइए, शैल वी गो फास्ट या ऐसी मस्ती मस्ती में चलें आराम से बढ़िया तरीके से? ठीक है, गुड। नाउ द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज, फर्स्ट हमने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ ली पावर की। अब हम समझते हैं दैट पावर, हाउ पावर इमिनेट्स, यानी कि सोर्स ऑफ पावर, व्हाट इज दिस सोर्स ऑफ पावर? ये सोर्स ऑफ पावर आते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी से, स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसाइटी से पावर आने का मतलब ये है दैट सपोज देयर इज दिस वाटर बॉटल जिसमें पानी भरा हुआ है, और जो वाटर बॉटल है, जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू अ डेमोन्स्ट्रेशन, थोड़ा फिजिक्स वाली फील आएगी। दिस इज अ वाटर बॉटल, ठीक है, बिस्लरी की पानी की बोतल है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और ये जो प्लास्टिक का कवर है दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग दिस फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। ये क्या है, एक स्ट्रक्चर के अंदर बंद है ना पानी। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं हो तो पानी कहीं भी फ्लो कर सकता है, लेकिन क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर के अंदर बंद है, सो दिस स्ट्रक्चर इज एक्सरसाइजिंग द पावर ऑन वाटर, and water is accepting that because there exists a structure, I will not flow, I cannot flow. इसको ऐसे समझिए, when an individual lives in a society and when an individual lives under a state, ठीक है, so these associations like society and state creates certain structures. Some of them are good, some of them are bad. For example, the good one are law and order, laws जो हैं कंट्री के, law of the land. Law of the land एक तरीका है to exercise government's power over you, but this is for your benefit, because if there are no laws then there would be anarchy. जब अगर लॉ नहीं होंगे तो एनआरकी होगा, और एनआरकी होगा तो आपकी हैप्पी लाइफ की तो लग जाएगी, राइट। सो दिस इज द गुड वे, जहां पे स्ट्रक्चर्स जो हैं आपकी पावर एक्सरसाइज करते हैं और आप एक्सेप्ट करते हो। दूसरा, देयर आर सर्टेन परवर्टेड वेज आल्सो, फॉर एग्जांपल कास्ट स्ट्रक्चर्स, पेट्रियार्किकल स्ट्रक्चर्स। कास्ट स्ट्रक्चर्स और पेट्रियार्किकल स्ट्रक्चर्स क्या है? दैट द लोअर कास्ट पीपल और women in general accept the power of elder men in the society and as well as in the family. तो ये जो कास्ट और पेट्रियार्किकल नोशन है, ये भी क्या है, एक स्ट्रक्चर है सोसाइटी का। देन फैमिली इज ऑल्सो एन स्ट्रक्चर जो आप पे पावर एक्सरसाइज करता है। आप फैमिली की बात आप मानते हो, फैमिली के भले के बारे में सोचते हो, तो व्हेन यू आर थिंकिंग अबाउट द बेनिफिट ऑफ योर फैमिली, तो आप क्या है, अपने आप अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर लेते हो। दैट इज फैमिली एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर योर थॉट, ओवर योर बिहेवियर। हो सकता है आपको मन कर रहा हो दैट आई वांट टू हमें कुछ नहीं करना, मुझे सन्यासी बनना है, ठीक है, मुझे कुछ नहीं करना, हिमालय जाना है, बट देन बिकॉज यू नो दैट योर फैमिली डिपेंड्स ऑन यू, यू रिस्ट्रिक्ट योर बिहेवियर, यू रिस्ट्रिक्ट योर थॉट, एंड यू take the responsibility of the family. So family is also exercising power over you, ठीक है। तो their power emanates from something, कुछ एक सोर्स होना चाहिए पावर का। It can also be a religious principle, religion एक पावर है, एक स्ट्रक्चर है जो पावर एग्जिस्ट करता है। एथिक्स एक स्ट्रक्चर है जो पावर एक्सरसाइज करता है, ठीक है। कल्चर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो आपके ऊपर पावर एक्सरसाइज करता है। फॉर एग्जाम्पल, how is it that LGBTQ communities and transgender community is marginalized in India? Why? Because Indian culture do not accept that there are variations in gender of gender नहीं कहेंगे, because चलो अभी के लिए gender बोल देते हैं, because आज जब हम फेमिनिज्म पढ़ेंगे you would understand that there is difference between gender and sex, ठीक है। एक बायोलॉजिकल सेक्स में और जेंडर में क्या डिफरेंस होता है वहां पे आपको समझ में आएगा, बट अभी फॉर द ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इसको जेंडर बोल के चलते हैं, ठीक है। तो हमारे कंट्री में एक वुमेन को बाहर जाने की इजाजत नहीं है, या जैसे आई हैव अ फ्रेंड जिनको काम करना है, नौकरी करनी है, बट देन हर इन लॉज आर नॉट एक्सेप्टिंग इट, एंड इट्स नॉट दैट दे आर अगेंस्ट देयर वर्क, हर वर्क, इट्स नॉट दैट
they want her to take, you know, family responsibility, anything, but what their argument is that अगर काम करना है तो हम पैसे लगा के आपको काम करा देते हैं, आप किसी के अंडर काम नहीं करोगे। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट है दैट वी विल इन्वेस्ट, वी विल गिव यू अ बिजनेस, यू डू दैट बिजनेस, चले नहीं चले उससे मतलब नहीं है, हम 5-7 लाख रुपए लगा देंगे, आपको काम करा देंगे, बट you should not go anywhere and do a job under anyone else for a woman। लड़के हैं तो लड़के तो काम करेंगे, वो तो जाएंगे। So this is a structure of power, this is a structure of power coming out of a culture। What is this culture? That women are something to be protected, and अगर घर की इज्जत जो है औरतों के हाथ में होती है, अगर कोई लड़की शराब पी रही है, सिगरेट पी रही है, that is not acceptable to our culture। लेकिन अगर आप वेस्ट में देखोगे, there is no restriction, तो वहां पे the culture gives them the freedom, right? यहाँ पे if you are living apart from your parents, Indian culture में it's not considered something to be good। Western culture में people start living apart from their parents from the age of 16, 17, 18। As soon as they start earning, they take a you know different apartment and everything। So these are some of the sources जहां से power emanate होती है, और basis क्या है? Structure का। ऐसे ही व्हेन यू टॉक अबाउट द स्टेट, इंटरनेशनल रिलेशन, जब आप स्टेट के बारे में बात करते हो या जब आप इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में बात करते हो, तो हाउ अ स्टेट एक्सरसाइज पावर ऑन अदर स्टेट। ऐसा कैसे दैट अमेरिका इज एबल टू एक्सरसाइज पावर ऑन वेरियस अदर स्टेट्स, राइट? हाउ इज इंडिया एबल टू एक्सरसाइज पावर ऑन अदर स्टेट्स? या हम ऐसा कैसे बोलते हैं, जैसे अभी रिसेंटली पावर इंडेक्स जो है, फायर पावर इंडेक्स और एक नॉर्मल पावर इंडेक्स जो है वो रिलीज किया है, तो इंडिया होल्ड्स अ हाई रैंक इन दैट फायर पावर इंडेक्स एंड यू नो पावर इंडेक्स, और यूएस तो टॉप पे आएगा। बट हाउ डू यू डिफरेंशिएट जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, दे जनरली लाइज ऑन द बॉटम ऑफ दिस इंडेक्स, राइट? सो ये क्या है? ये बेसिकली स्ट्रक्चरल पावर है, पावर दैट एमिनेट्स फ्रॉम स्ट्रक्चर ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन। कैसे? व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? The structure that has been constructed post World War II, post World War II, जहां पे क्या है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में अगर आप देखोगे तो WTO है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ठीक है। गवर्निंग स्ट्रक्चर में आप अगर आप देखोगे तो देखो G20 है, UN है, you know WHO है, all these। So these are basically structures of international relations where the power emanates from। USA की पावर इन सारे इंस्टीट्यूशन से इमिनेट होती है। Why? Because USA is able to exercise its influence on other countries not directly but through these institutions। बिना यूएस की इजाजत के वर्ल्ड बैंक का चेयरमैन नहीं अपॉइंट हो सकता, WTO की डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी नहीं अपॉइंट हो सकती, IMF के चीफ अपॉइंट नहीं हो सकते। सो कुल मिला के मैं क्या कहना चाह रहा हूं दैट in political theory also when we talk about state, a particular state exercising power, तो वो पावर एक्सरसाइज भी होती, मतलब पावर एक्सरसाइज कैसे होती है? फ्रॉम द स्ट्रक्चर्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। सो पावर विद रिलेशन टू अ पर्टिकुलर स्टेट, पावर इन रिलेशन टू अ पर्टिकुलर स्टेट कैन बी ऑफ टू डायमेंशंस। पहला डोमेस्टिक पावर या डोमेस्टिक स्फेयर ले लो, और एक इंटरनेशनल स्फेयर ले लो। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, डोमेस्टिक स्फेयर में एक तो state exercises power on its citizens and then citizens exercises power on the state, ठीक है। कैसे? state through law and order, through you know different law and order, judiciary, police, army, paramilitary, you know all these things, they are basically structures of coercion। जैसे ग्रामसी बोलते हैं, these are the structures of coercion। structures of coercion का मतलब क्या है? that state exercises power over people। And then how citizens exercise power on the state? That is through their power to vote। ऐसे ही जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस में देखते हैं तो स्टेट के ऊपर भी पावर एक्सरसाइज कर रहा है कोई, और ये स्टेट भी किसी और के ऊपर पावर एक्सरसाइज कर रहा है। यानी कि द बेसिक कॉन्सेप्ट की पावर इमिनेट कहां से होती है इज द डिफरेंस इन कैपेबिलिटीज। द डिफरेंस इन कैपेबिलिटीज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दैट व्हेन योर कैपेबिलिटीज आर डिफरेंट, व्हेन योर कैपेबिलिटीज हैव अ गैप, हम कहते हैं ना देयर लाइज अ पावर डिफरेंशियल बिटवीन चाइना एंड इंडिया।
Why China is becoming so aggressive and India is tacitly accepting the aggressiveness of China, although recently we have changed our policy, but फिर भी why are we saying that India wants peace and everything? Why can't we, अगर नेपाल तो ऐसा कर ही नहीं रहा है, भूटान तो ऐसा कर ही नहीं रहा है, बांग्लादेश भी ऐसा नहीं कर रहा, पाकिस्तान भी ऐसा नहीं कर रहा, why China? Because in South Asia, no other country than India is of that much power. ना बांग्लादेश, चाइना, ना बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अगर ये सारे, श्रीलंका, अगर ये सारे साथ में भी आ जाएं, they can not bridge the power differential of India. लेकिन चाइना holds power over India. Why? Because there exists difference in capabilities. चाइना के पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, राइट? यूएस के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, इंडिया के पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है, विक्रमादित्य। एक और बन रहा है, विक्रम बन रहा है, एक विशाल बन रहा है। ऑल्दो वी आर इन अ प्रोसेस ऑफ इंडक्टिंग 2 more एयरक्राफ्ट कैरियर्स, बट स्टिल अभी हमारे पास 1 एयरक्राफ्ट कैरियर है। सो चाइना स्पेंड्स 5 times of our 5 times of defense expenditure, हमसे 5 गुना ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर करता है। चाइना हैव ह्यूज डीप फाइनेंशियल पावर, स्ट्रेंथ, डीप पॉकेट्स। हमारा जितना फॉरेक्स है उससे 4-5 गुना 10 गुना उनका फॉरेक्स है। सो बेसिकली पावर इमिनेट्स फ्रॉम द डिफरेंस इन द कैपेबिलिटीज ऑफ द एक्टर्स। एक्टर्स माने जो लोग इन्वॉल्व हैं इस पावर रिलेशनशिप में, वहां पे। फॉर एग्जाम्पल, बिटवीन अ मैन एंड अ वुमेन there exists difference in capabilities and hence man is able to exercise power over women. और ये difference in capabilities कैसे आते हैं? Because of these structures. How is that पंचायत is able to exercise power on, चाहे वो कोई सी भी कोई भी लोग हो, चाहे वो physically strong, landed class हो, नहीं हो, कोई भी हो, how पंचायत is able to exercise power of the others? Because there is a difference in capability that उनकी एक तो एक्सेप्टेंस ज्यादा है, पंचायत की सोशल एक्सेप्टेंस ज्यादा है, और दूसरा देयर इज दिस स्ट्रक्चर इन विच अ पर्सन हैज टू फंक्शन। ठीक है, तो ये समझ में आया दैट पावर इमिनेट्स फ्रॉम डिफरेंस इन द कैपेबिलिटीज। पावर इमिनेट्स फ्रॉम डिफरेंस इन कैपेबिलिटीज। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है क्या? Is there any doubt? बताओ अगर डाउट है तो फिर इसमें और मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट डायमेंशन। अभी हमने समझ लिया कि पावर क्या है और पावर कैसे एमिनेट करती है, कहां से एमिनेट करती है, स्ट्रक्चर से। अब हम समझेंगे डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ पावर। डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ पावर। मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर क्या हो सकती है? देखो, एक तो पॉलिटिकल पावर हो सकती है। Political sphere में when you have difference in capabilities becomes political power. Then you have social power. Then you have economic power. Then you have military power. और कौन सी पावर हो सकती है? Psychological power. पॉलिटिकल पावर, सोशल पावर, इकोनॉमिकल पावर, मिलिट्री पावर, साइकोलॉजिकल पावर, पावर ऑफ अ कल्चर, ये या इसको हम लिख लो सॉफ्ट पावर। पावर अपने आप को बहुत अलग अलग तरीके से मैनिफेस्ट करती है इन डिफरेंट स्फेयर्स। ठीक है, पॉलिटिकल पावर, ये बहुत सारी, ये तो बिल्कुल सिंपल चीजें, इनमें कुछ समझाने की बात नहीं है। इकोनॉमिक पावर क्या? जब आपकी इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में डिफरेंस ज्यादा होने लगेगा, right? Compare the MNC with small startups. MNCs hold economic power, more economic power. Compare global north with global south.
global north with global south. So global north holds more economic power. Why? Because अब जैसे हम G20 की बात करते हैं तो G20 is an influential bloc. Why? Because it has 20 countries amounting to certainly 85% of GDP of the world. 85% GDP मतलब the G20 bloc जो है एज अ इकोनॉमिक पावर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अपना जो ये है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल या ये जो अपना अरे ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का जो है, सो व्हाई दे होल्ड पावर ओवर द वर्ल्ड? व्हाई? बिकॉज दिस ब्लॉक हैव ओनली सर्टेन कंट्रीज, छोटी कंट्रीज हैं जीसीसी में भी, या जीसीसी हटा दो, ओपेक की बात कर लेते हैं। ओपेक क्यों पावर होल्ड करता है? बिकॉज ओपेक इज प्रोड्यूसर ऑफ द ऑयल एंड ऑयल इज बेसिकली द सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी ही नहीं रहेगी कंट्री में, सो व्हेन देयर इज अ डिपेंडेंसी ओवर सम रिसोर्स देन इट लीड्स टू पावर। वही स्ट्रक्चर वाली बात है। तो दीज आर द मैनिफेस्टेशंस ऑफ पावर। अब थोड़ा सा लिख लेंगे इसमें। अच्छा, लिखने से पहले एक चीज और समझो, दैट रीसेंट टाइम्स में देयर हैज बीन अ चेंज। recent times में there has been a change when we study political theory, and when we study power in political theory, it has now become more important. Earlier the focus of political theory was state and government. This was the focus of political theory, how the state came into existence, what are the different types of the governments, everything. So अभी तक हमने जितनी भी theories पढ़ी थी regarding, अभी तक हमने जो भी पढ़ा है, everything was concerning about state and government and organization of the society. मार्क्स ने भी जो है इकोनॉमिक बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन किया. सो ऑल दिस थिंग्स पॉलिटिकल थ्योरी में अभी तक जितनी भी चीजें हमने बात करी थी वो स्टेट और गवर्नमेंट के रिस्पेक्ट में थी. तो हम एक कहते थे दैट पॉलिटिकल साइंस, गार्नर क्या कहते हैं, पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट्स एंड एंड्स विद स्टेट. पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट्स एंड एंड्स विद स्टेट. अब हम क्या कह रहे हैं दैट इन रीसेंट टाइम्स power has become the central concept. In recent times power has become the central concept of political science. तो हम क्या कह रहे हैं that political science is nothing but sharing and shaping of power. Sharing and shaping of power. It is basically, what is political science? Political science is the study of how power is acquired, power is managed and power is exercised. ये समझे. सो देयर इज अ चेंज इन पैराडाइम. पैराडाइम तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन देयर इज अ चेंज इन द फोकल पॉइंट. अभी तक स्टडी किस पे थी? अभी तक स्टडी वाज ऑन द स्टेट एंड द गवर्नमेंट. ठीक है, तो हम कह रहे थे पॉलिटिकल साइंस स्टार्ट्स एंड एंड्स विद स्टेट. अब हम क्या कह रहे हैं दैट इन रीसेंट टाइम्स, यू नो, पोस्ट वर्ल्ड वॉर अगर हम देखें, सो देयर हैज बीन अ राइजिंग इंटरेस्ट इन द कंसेप्ट ऑफ पावर. व्हाई? बिकॉज power has become the central concept of political sphere. That in the sense that power is basically, क्या हम कह रहे हैं that political science is nothing but sharing and shaping of power. Political science is nothing but sharing and या politics, not political science, इसको थोड़ा correct कर लो, that politics is nothing but sharing and shaping of power, and political science is the study of how power is acquired, managed and exercised. कैसे पावर एक्वायर की जाती है, कैसे पावर मैनेज की जाती है और कैसे पावर एक्सरसाइज की जाती है. कंपेयर इट टू हॉब्सियन आइडिया ऑफ स्टेट. हाउ पावर इज एक्वायर्ड थ्रू कंसेंट, हाउ पावर इज मैनेज्ड थ्रू रेजोल्यूटिव कंपोजिटिव मेथड, एंड हाउ पावर इज एक्सरसाइज थ्रू सॉवरेनिटी. मैकियावेली के बारे में बात करिए. हाउ पावर इज एक्वायर्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल प्रिंस, हाउ पावर इज मैनेज्ड थ्रू फियर, एंड हाउ पावर इज एक्सरसाइज डुअल मोरालिटी. तो अब जब हम स्टेट और गवर्नमेंट को पढ़ रहे थे तब भी उसके पीछे क्या था, द कंसेप्ट ऑफ पावर. तो ये आई होप आपको समझ में आ गया हो दैट पावर हैज नाउ बिकम द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, एंड पॉलिटिक्स इज बेसिकली द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पावर. अभी तक हम पॉलिटिक्स को कैसे समझ रहे थे दैट पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ मैनेजिंग द सोशल रिलेशंस between individuals
या मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। नाउ दो सोशल रिलेशनशिप का मतलब क्या है? सोशल रिलेशनशिप्स आर नथिंग बट अ मैनिफेस्टेशन ऑफ पावर। सोशल रिलेशनशिप किसी के साथ कैसा होगा, वही तो है पावर, यही तो रिलेशनल कॉन्सेप्ट है पावर का। सो अब हम क्या बोलेंगे, दैट पॉलिटिक्स इज नथिंग बट द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ पावर इन द सोसाइटी। पावर कैसे मैनेज हो सकती है, ठीक है। सो ये आई होप आपको समझ में आ गया हो दैट हाउ देयर इज अ चेंज इन द फोकल पॉइंट इन द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी फ्रॉम स्टेट एंड गवर्नमेंट टू पावर। ये समझ में आ गया क्या, कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ। Is there any doubt? ठीक है, थोड़ा सा लिख लो। In political theory, power is the central issue. In political theory, power is the central issue. In political theory, power is the central issue. Full stop. Power is force exercised by the state in the name of law. Power is force exercised by the state. Power is force exercised by the state. Power is force exercised by the state in the name of law. Power is force exercised by the state in the name of law. Power is central to political theory because it is concerned about the state. Power is central to political theory because it is concerned about the state. फुल स्टॉप लिखेंगे। हैरल्ड लासवेल, हैरल्ड लासवेल, HAROLD, हैरल्ड, HAROLD, हैरल्ड लासवेल, हैरल्ड लासवेल and Abraham Kaplan, Abraham, 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 Abraham Kaplan, KAPLAN,
Kaplan, Harold Laswell and Abraham Kaplan construed exercise of power as, construed मतलब explains, या ऐसे लिख लो, Harold Laswell and Abraham Kaplan explains the exercise of power as, Harold Laswell and Abraham Kaplan explains the exercise of power as, explains the exercise of power as, डबल सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखेंगे acts, ACTS, acts affecting or determining other acts, ऐसे एक्ट या ऐसे एक्शंस जो दूसरे एक्शंस को डिटरमाइन करें, acts affecting or determining other acts. फिर फुल स्टॉप करके रॉबर्ट डेहल, रॉबर्ट डेहल, ROBERT, रॉबर्ट डेहल, DAHL, रॉबर्ट डेहल, रॉबर्ट डेहल defined power as, defined power as, defined power as defined power as one actor's ability to make, one actor's ability to make, one actor's ability to make another, another माने another actor लिख सकते हो, बाकी another लिख लो इसमें. Defined power as one actor's ability to make another do something that the latter, do something that the latter, LATTER, that the latter would not otherwise do, would not otherwise do. Full stop. However, scholars like Hannah Arendt, however, scholars like Hannah Arendt argued that power is not the property of a particular agent or actor. However, scholars like Hannah Arendt argued that power is not the property of, argued that power is not the property of lone agents or actors, lone agents or actors, but of groups or collectives acting together, but of groups and collectives acting together. अब आप लिखो डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पावर, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पावर, ये सब हमने पढ़ रखी हैं इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर टाइम नहीं देना है, लिख लो इसको थोड़ा थोड़ा. डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पावर, डिफरेंट थ्योरीज ऑफ पावर. पहला लिखेंगे लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी, लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी. पहले लिखेंगे लिबरल डेमोक्रेटिक थ्योरी. This theory identifies power, this theory identifies power with developmental and extractive capacities. This theory
identifies power with developmental and extractive capabilities. Full stop. Power is thus a means. Power means, thus मत लिखना बीच में. Full stop क्या? Power means ability of development, ability for development of human capabilities. एबिलिटी फॉर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपेबिलिटीज. अब जैसे हमने कल पढ़ा था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पावर जब हम डेमोक्रेटिक थ्योरी पढ़ रहे थे, एक्सट्रैक्टिव पावर एंड डेवलपमेंटल पावर. ठीक है, एक्सट्रैक्टिव पावर एंड डेवलपमेंटल पावर. तो आगे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके. पावर हैव टू एस्पेक्ट्स. पावर has two aspects. Power has two aspects. First, extractive power. Power has two aspects. Power has two aspects. First, extractive power. And developmental power. इसमें आप लिख सकते हो दीज आर दी एथिकल एंड एम्पेरिकल डायमेंशंस रिस्पेक्टिवली. एथिकल एंड एम्पेरिकल डायमेंशंस रिस्पेक्टिवली. ठीक है, फुल स्टॉप करके पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे. Since a man's ability to use and develop his capacities becomes the power, since a man's ability to use and develop his capabilities or capacities, a man's ability to use and develop his capabilities or capacities becomes power. It's called man's full stop के बाद it is hence called man's developmental power. 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 And a man should use his capacity in a way that he may extract benefits from others. Hence it leads to the idea of extractive power. ठीक है, hence it leads to the extractive power. नेक्स्ट लिखेंगे मार्क्सियन थ्योरी ऑफ पावर. लिखो, मार्क्सियन व्यू ऑफ पावर लिंक्स पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स. Marxian view of power links politics and economics
थ्रू इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर, ठीक है, थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर। कार्ल मार्क्स व्यूड पॉलिटिकल पावर, कार्ल मार्क्स व्यूड, इनकी तो सुई एक ही जगह अटकी हुई है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म पे। कार्ल मार्क्स व्यूड पॉलिटिकल पावर एज बीइंग पोजेस्ड, कार्ल मार्क्स व्यूड पॉलिटिकल पावर, कार्ल मार्क्स व्यूड पॉलिटिकल पावर, कार्ल मार्क्स व्यूड पॉलिटिकल पावर as being possessed by those who control the means of production, by those who controls the means of production। फुल स्टॉप के बाद मार्क्स एंड एंगल्स, मार्क्स एंड एंगल्स, ENGELS, मार्क्स एंड एंगल्स, ENGELS, ये उनके साथी थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखने में। फ्रेडरिक एंगल नाम है पूरा इनका, फ्रेडरिच एंगल। Marx and Engels state that, Marx and Engels state that political power is merely the organized form of one class oppressing another. Political power is merely organized form of one class oppressing another, one class oppressing another, one class oppressing another, and that political power is the general and pervasive power. Political power is the general and pervasive power which dominates class, which a dominant class exercises in order to maintain in order to maintain and defend its predominance in a civil society, in order to maintain and defend its predominance in civil society। ये लिख लिया, इसमें कुछ रिपीट करना है? बताओ, लिख लिया या रिपीट करना है कुछ?
ठीक है, ओके, नाउ हम आते हैं द कंसेप्ट ऑफ माइकल फूको। ठीक है, माइकल फूको कौन थे? बेसिकली माइकल फूको एक पॉलिटिकल स्कॉलर थे, 1920 सेंचुरी में थे। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा पावर पे स्टडी करी एंड ही रियलाइज्ड दैट पावर को जो अभी हम देखते हैं, अभी जो हम पावर को देखते हैं वो कैसे देखते हैं? पावर जो अभी हम पॉलिटिकल थ्योरी में जब हम पॉलिटिकल थ्योरी में पावर को देखते हैं तो हम पावर को हॉब्सियन टर्म्स में देखते हैं। हॉब्सियन टर्म्स में देखने का मतलब क्या है? दैट पावर बिलोंग्स टू द सॉवरेन। पावर बिलोंग्स टू द सॉवरेन। भाई अल्टीमेट पावर किसके पास है? सॉवरेन के पास ही है। सॉवरेन या गवर्नमेंट या स्टेट या अथॉरिटी जो भी है, ये सॉवरेन के पास है। दिस इज द हॉब्सियन व्यू ऑफ पावर। इसको हम बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड पावर। सेंट्रलाइज्ड पावर है एंड पॉलिटिकल व्यू ऑफ पावर। पॉलिटिकल, क्योंकि ये पॉलिटिकल स्फीयर है तो पॉलिटिकल व्यू ऑफ पावर। ये सिंपल सी बात समझ में आई। हॉब्सियन व्यू ऑफ पावर है अभी तक, जो अभी हम बात। फूको ये बोलते हैं, द आइडिया ऑफ फूको सेज दैट व्हाट वी आर सीइंग एज पावर इज एक्चुअली नॉट पावर। क्यों? वो ये कहते हैं दैट पावर व्हेन व्यूड इन हॉब्सियन टर्म्स इज बेसिकली अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच। अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच। रिडक्शनिस्ट अप्रोच क्या होती है? रिडक्शनिस्ट अप्रोच वो अप्रोच होती है जो एक किसी बहुत डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत सिंपल करके देखने के लिए जानी जाती है, जैसे मार्क्सियन थ्योरी। मार्क्सियन थ्योरी को हम क्या बोलते हैं? इट्स अ इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म। मार्क्सियन थ्योरी को हम यही तो बोलते हैं, इकोनॉमिक रिडक्शनिज्म है कि आप सारी चीजों को क्या कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ एक इकोनॉमिक पावर पे लगा दे रहे हो, जबकि दैट्स नॉट ट्रू। बहुत सारी चीजें जैसे हमने समझा था, इंडिया में जो पावर डोमिनेंट क्लास है दैट इज अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टेटस, नॉट द इकोनॉमिक पावर, राइट? तो रिडक्शनिस्ट अप्रोच का मतलब ये है दैट व्हेन यू रिड्यूस अ कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट टू अ सिंगल सिंपल थ्योरी, तो उसको हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच बोलते हैं। तो माइकल फूको का आइडिया क्या कहता है? दैट माइकल फूको सेज दैट एक्चुअली पावर व्हेन सीन इन हॉब्सियन कॉन्सेप्ट और हॉब्सियन टर्म्स और द कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी, सेंट्रलाइज्ड पावर, पॉलिटिकल व्यू ऑफ पावर, इट इज बेसिकली अ रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ओके, ये हमें समझ में आ गया कि उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। देन व्हाट इज हिज पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पावर? सो ही बेसिकली गिव्स अ सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ पावर। अभी तक पॉलिटिकल पावर था, अब सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ पावर है। व्हाट इज दिस सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ पावर? व्हाट इज दिस सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ पावर? सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ पावर अकॉर्डिंग टू फूको, ही डू अ माइक्रो लेवल एनालिसिस। माइक्रो लेवल एनालिसिस, अभी मैं बताऊंगा क्या है ये माइक्रो लेवल एनालिसिस। यहां पे क्या है? एक मैक्रो लेवल एनालिसिस हो रहा है। मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल आई होप पता होगा, ब्रीफ में बता देता हूं। मैक्रो लेवल व्हेन वी सी द बिगर पिक्चर, ठीक है, बिगर पिक्चर हम देखते हैं, ऊपर की चीजें देखते हैं। जैसे इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ा होगा मैक्रो इकोनॉमी, जो हम कंट्री की इकोनॉमी को पढ़ते हैं, और माइक्रो इकोनॉमी जहां पे हम इंडिविजुअल चॉइसेस को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऐसी व्हेन यू स्टडी समथिंग एट द लेवल ऑफ द स्टेट, व्हेन यू स्टडी समथिंग एट द लेवल ऑफ द स्टेट, इट बिकम्स अ मैक्रो व्यू, because obviously state is individual writ large. लेकिन when you use analysis or do analysis or study something at the level of a human being, it becomes a micro level analysis. And human beings, where do human beings live? They do not live in state, they live under state, but they live in society, not under society. ये बात समझ में आई? That human beings live in societies and under the authority of the state. हम नॉर्मली कह देते हैं दैट ह्यूमन बींग्स लिव इनसाइड अ स्टेट एंड लिविंग इनसाइड अ स्टेट इज बेसिकली द ह्यूमन कंडीशन, बट एक्चुअली ह्यूमन बींग्स लिव अंडर द अथॉरिटी ऑफ द सॉवरन, बट दे लिव इनसाइड सोसाइटीज, ठीक है। हेंस फूको बेस्ड हिज एनालिसिस ऑन दिस सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ पावर। व्हाट इज दिस सोशियोलॉजिकल व्यू ऑफ पावर सेज? फूको कहते हैं दैट पावर डू नॉट बिलोंग टू एनीवन, पावर डू नॉट बिलोंग टू एनीवन एंड पावर इज नॉट सेंट्रलाइज्ड। पावर डू नॉट बिलोंग टू एनीवन एंड पावर इज नॉट centralized
it is actually continuously flowing among the social relationships. Power is not centralized and does not belong to a single individual or something. Actually power is constantly flowing in the social relationship. तो वो बोलते हैं कि पावर फ्लोज थ्रू द कैपिलरीज, जो अपने नसों, ये कैपिलरीज होती है ना, जो अपनी वेन्स और ये सब कैपिलरीज होती है. सो वो कहते हैं कि पावर फ्लोज इन द कैपिलरीज ऑफ द सोसाइटी. पावर फ्लोज इन द कैपिलरीज ऑफ द सोसाइटी. और वो इस पावर को बोलते हैं दैट पावर इज एक्चुअली डिसिप्लिनरी पावर. डिसिप्लिनरी पावर, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं. पहला उन्होंने दिया है डिसिप्लिनरी पावर. दूसरा उन्होंने दिया है पावर एज अ डिस्कोर्स. अभी समझाऊंगा, रुक जाओ. नॉलेज पावर रिलेशन, नॉलेज पावर रिलेशन, रिजिम ऑफ ट्रूथ, बायो पावर. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है फूको की थ्योरी ऑफ पावर के. ये मैंने इसलिए लिख दिया सो दैट वी डू नॉट मिस एनीथिंग. ठीक है. सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, सबसे पहले ही सेज, ही रिजेक्ट्स कि जो अभी का हमारा पावर व्यू है दैट इज नॉट द करेक्ट व्यू ऑफ पावर. व्हाई? बिकॉज पावर डज नॉट बिलोंग टू अ सिंगल पर्सन एंड इट इज नॉट सेंट्रलाइज्ड. इट इज बेसिकली कॉन्स्टेंटली इन फ्लक्स. इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग. इट्स कॉन्स्टेंटली मूविंग. इनका बेसिक मतलब क्या था? माइकल फूको बेसिकली करना क्या चाहते थे? माइकल फूको ये देखना चाहते थे दैट हाउ पावर इज मैन्युफैक्चर्ड. पावर जन्म कैसे लेती है या क्रिएटेड. हाउ पावर इज क्रिएटेड एंड हाउ इट इज एक्सरसाइज्ड. हाउ इट इज एक्सरसाइज्ड. अभी तक जो हमने बात करी कि पावर जन्म कैसे लेती है, अथॉरिटी है तो पावर हो, दैट्स नॉट राइट. एक्चुअली में ये बहुत रिडक्शनिस्ट अप्रोच है कि हाँ भाई पावर कैसे वो हुई. बट हाउ दिस प्रोसेस वेंट ऑन दैट पीपल एक्सेप्टेड द पावर ऑफ अ स्टेट. ये कैसे हुआ? हाउ डज पीपल एक्सेप्टेड द पावर ऑफ द स्टेट? कैसे हुआ नहीं पता. अभी तक हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच से चल रहे थे, इसलिए एवरीथिंग वाज सिंपल. मेन कंसर्न फॉर फूको इज दैट ही वांट्स टू एनालाइज दैट हाउ पावर इज क्रिएटेड एंड हाउ इट इज एक्सरसाइज्ड. तो हाउ पावर इज क्रिएटेड में वो तीन चीजें बताते हैं. दैट पावर इज क्रिएटेड थ्रू नॉलेज पावर रिलेशन, पावर एज अ डिस्कोर्स एंड रिजिम ऑफ ट्रूथ. ठीक है, रिजिम ऑफ ट्रूथ, ये तीन चीजें. और जो दूसरा उनका कंसर्न है दैट हाउ पावर इज एक्सरसाइज्ड, उसमें वो क्या बताते हैं? बायो पावर एंड डिसिप्लिनरी पावर. एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं. नाउ नॉलेज पावर रिलेशन. एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देके बताता हूं, मोटा और पतला. ठीक है, मोटू पतलू देखा होगा आपने, हंगामा पे आता है. ठीक है. तो पहले के जमाने में द आइडिया ऑफ ब्यूटी, द आइडिया ऑफ हेल्दी पर्सन इज दैट ही इज फैट. इंडिया में मतलब पुराने जमाने में ऐसा होता था, खाते पीते घर के लड़के हैं, खाते पीते घर की औरतें हैं, कोई मोटा है तो सुंदर है. लोग मोटा होना पसंद करते थे, ज्वेलरीज पहनते थे, गजब तरीके से सजते थे, सिल्क वेलवेट पहन रहे हैं, इतनी इतनी अंगूठियां, वो हेड गियर वगैरह, वो मुकुट, राज मुकुट वगैरह पहनते थे. ठीक है. नाउ और उसको जस्टिफाई कैसे किया जाता था? उसको जस्टिफाई किया जाता था कि भाई दिस इज गुड बेसिक ऑन दी स्क्रिप्चर्स, कि भाई ये इनका वर्ण है, ये इनका वर्ण है, तो इनका ये धर्म है, एवरीथिंग. कुल मिला के वो क्या कहना चाह रहे हैं? दैट देयर एग्जिस्ट अ डीप रिलेशन बिटवीन नॉलेज एंड पावर. एक्चुअली नॉलेज क्रिएट्स पावर. समझ रहे हो? देयर एग्जिस्ट, अब मैं बहुत सिंपल टर्म्स में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स इसको नहीं करते. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, he argues that there exists a very deep relation between knowledge and power. Actually knowledge is power. Actually knowledge is power. जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको. Let's suppose फेयरनेस ले लो. अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी हुई थी आफ्टर द किलिंग ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड. रेसिज्म के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी. सो व्हेन
when Britishers came to Eastern civilizations or places where people were not fair, obviously apart from the European nations or Northern Hemisphere, people are not very fair, ठीक है. Generally tropical areas में, subtropical areas में, because of the climate and genetics, people are not fair, people are colored, ठीक है. So because they wanted to exercise power on the colored population, what they did, they created certain ideas that fairness is best, right? कैसे हुआ that black color became a symbol of negativity? क्यों? हम देखते ना, काला है अच्छा नहीं लग रहा, काला रंग नहीं पहनना, काला रंग अच्छा नहीं होता. हाँ, जैसे कभी आपकी मम्मी या बहन या गर्लफ्रेंड, बीवी जो भी है आपकी, गई होगी कहीं तो ना, आप काला शर्ट पर, काला अच्छा नहीं लग रहा तेरे पे. या जनरली अभी आपने देखा होगा, देयर वाज दिस कंट्रोवर्सी ऑफ फेयर एंड लवली. फेयर एंड लवली में देयर वाज, आफ्टर दिस रेशियल कंट्रोवर्सी, फेयर एंड लवली वालों ने फेयर का जो वो है, फेयर का जो टैग है वो हटा दिया फेयर एंड लवली से. दैट प्रोडक्ट हैज बीन डिसकंटिन्यूड. ऐसे इफ यू सी मेन के लिए फेयर एंड हैंडसम, मैन के लिए भी फेयर एंड हैंडसम आती है, ठीक है. सो हाउ इज इट दैट इट बिकेम, मतलब ब्लैक बिकेम अ साइन ऑफ नेगेटिविटी एंड व्हाइट बिकेम द साइन ऑफ प्रोग्रेस. जैसे पीस, जब हम शांति का झंडा लहराते हैं तो हम सफेद पहनते हैं. जब हम किसी की किसी की मृत्यु हो जाती है, हम जाते हैं तो सफेद पहनते हैं. सरकारी आपने गाड़ियों में, दफ्तरों में देखा होगा, जनरली व्हाइट कलर किया जाता है, कोई ब्लैक कलर नहीं करता. इवन आप सरकारी गाड़ियों में देखना, जो उनके जो सीट कवर्स होते हैं, दे आर जनरली व्हाइट, कोई कलर नहीं होता उसमें, कोई पर्पल, ब्लैक, ब्लू, ऐसा कुछ नहीं होता, दे आर जनरली व्हाइट. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दैट व्हाट इज हैपनिंग इज दैट knowledge is creating power. Knowledge is creating power. Why are you not comfortable being a black or being a dark skinned person? Why are you not comfortable? Because you are thinking that black color is a sign of what? Unhealthy body का sign है black color. अगर मेरी स्किन ब्लैक हो रही है, इफ आई हैव अ डार्क सर्कल ऑन माई आई, अगर मेरे लिप्स काले हैं, मेरी नेक काली है, मेरा बदन काला है, दैट मीन्स आई एम नॉट हेल्दी. और इसको प्रूव करने के लिए देयर आर साइंटिफिक रिसर्चेस. इसको प्रूव करने के लिए देयर आर साइंटिफिक रिसर्चेस. तो कहने का मतलब यह है दैट दोज हु होल्ड नॉलेज विल एक्सरसाइज पावर. दिस इज बेसिकली द नॉलेज पावर रिलेशन. कि ऐसा कैसे हुआ कि पहले देयर वाज दिस आइडिया कि मोटा होना अच्छा होता है. नाउ everyone wants to be slim and trim. Everyone wants to be slim and trim. लोग उसके लिए जिम जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, everything they are doing. And why? Because they have accepted that slim and trim is good. कैसे? साइंटिफिक रिसर्च. मोटे होने से डायबिटीज होती है, मोटे होने से रंग काला हो जाता है, मोटे होने से आपका सेक्सुअल डिजायर कम ज्यादा होता है, मोटे होने से आपको आलस ज्यादा आता है, मोटे होने से आप प्रोडक्टिव नहीं होगे. ऑल दीज आर रिसर्च बेस्ड आइडियाज. अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट दीज रिसर्चेज आर नॉट ऑब्जेक्टिव इन नेचर. These researches are not objective in nature. For example, there was this incident जहाँ पे I had this friend, married हैं, उनके she was pregnant, और so we were discussing about कि pregnancy में क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या नहीं होना चाहिए. We were doing that. So she said that I have watched a video, ऐसे ना, मतलब किसी यूरोप की या किसी अमेरिका की किसी डॉक्टर का रिसर्च उन्होंने पढ़ लिया दैट ब्लूबेरीज खाना इन प्रेगनेंसी इज वेरी गुड. ठीक है, ब्लूबेरीज खाना इन प्रेगनेंसी इज गुड. अब व्हेन यू थिंक ऑफ दिस आइडिया दैट फर्स्ट ऑफ ऑल जो रिसर्च उन्होंने किया, जो यूरोप में या अमेरिका में जो रिसर्च होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ डिफरेंस इन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक. वहां के लोग अलग हैं, यहाँ के लोग अलग हैं, वहां की बॉडी टाइप अलग है, यहाँ की बॉडी टाइप अलग है, वहां का कैरेक्टरिस्टिक फिजिकल और क्लाइमेट चेंज अलग है, यहाँ पे क्लाइमेट अलग है. सो देयर कैन नॉट बी, इट इज नॉट पॉसिबल दैट जो चीज वहां सही है वो डेफिनेटली यहाँ पे भी सही है. इंडियन क्लाइमेट में ब्लूबेरीज डू नॉट ग्रो. इंडियन क्लाइमेट में ब्लूबेरीज डू नॉट ग्रो, एंड इफ यू वांट टू हैव ब्लूबेरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू spend a lot of money.
जिसमें आप अच्छे ट्रॉपिकल फ्रूट्स खा सकते हो, फ्रेश फ्रूट्स खा सकते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज यू हैव रेड अ रिसर्च डन in America or Europe that during pregnancy blueberries are very good for a woman and her baby, तो आप ब्लूबेरीज खाने पे बिल्कुल आमादा हो कि जी मुझे लाके दो ब्लूबेरीज। जबकि अगर आप इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के हिसाब से बहुत सारी चीजें हैं जो लोकली अवेलेबल हैं, लोकल मार्केट्स में मिल जाती हैं, अपनी किचन्स में मिल जाती हैं, अगर आप उन्हें खाओगे तो भी यू वुड हैव अ गुड हेल्थ, you would have a healthy baby, you would have good health for yourself, but then no, हमें तो blueberries ही खानी है। तो blueberries के लिए first you have to spend more because obviously they are not produced in India, then you have to eat not fresh but processed blueberries, obviously fresh blueberries आ नहीं सकती, और आएंगे तो you have to spend a fortune, ठीक है। सो कुल मिला के दिस आइडिया ऑफ स्लिम एंड ट्रिम कि मोटे होने से ये होता है, मोटे होने से वो होता है, एवरीवन व्हाट इज दे आर डूइंग, दे आर ट्राइंग टू गेट स्लिम। काला नहीं होना चाहिए, सो एवरीवन इज गोइंग टू अ डर्मेटोलॉजिस्ट कि सर मैं गोरा कैसे हो जाऊं, मैं पतला कैसे हो जाऊं। दे आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी, वो जिम जा रहे हैं, सप्लीमेंट्स खा रहे हैं, वे प्रोटीन खा रहे हैं। मस्कुलर होना इज गुड, आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। आपने देखा जो जिम जाते हैं भाई साहब ऐसे छाती चौड़ जाती है उनकी, और यू नो दे कैन नॉट इवन रीच देयर बैक टू स्क्रैच देयर बैक। तो ऐसी स्ट्रेंथ का क्या मतलब जब अपनी खुद की पीठ नहीं खुजा सकते। लेकिन देन ऑल्सो पीपल आर यू नो मैड अबाउट गेटिंग मस्कुलर एंड दे आर ईटिंग, दे आर पुटिंग केमिकल्स इन देयर बॉडी, चाहे वो ये बीटा कैरोटीन और इसकी कैप्सूल ले लो, उसकी कैप्सूल ले लो। व्हाई? बिकॉज इट हैज बीन बैक्ड बाय द रिसर्च, तो दे थिंक दैट दिस इज ऑब्जेक्टिवली राइट। जब रिसर्च कर रखी है लोगों ने, रिसर्च में ऑब्वियसली साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिफिक रिजल्ट निकाला हुआ है, तो ऑब्वियसली दैट इज गुड। बट वो ये नहीं समझ रहे हैं दैट जो रिसर्च फंड होता है, रिसर्च फंड होता है वो किसी मजे मजे में रिसर्च फंड नहीं होता। रिसर्च फंड तब होता है व्हेन इट इज बाउंड टू क्रिएट प्रॉफिट्स फॉर दोज हु आर इन्वेस्टिंग। अगर कोई ये रिसर्च करवाना चाहता है दैट सी के मोटापे से क्या क्या नुकसान है, तो ये तो आप यही तो आप ढूंढ रहे हो कि मोटापे से क्या क्या नुकसान है। यू आर नॉट सर्चिंग फॉर कि मोटापे से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आप इस डिबेट को ध्यान से समझना। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि मोटा होना अच्छा है या पतला होना बुरा है। आई एम नॉट सेइंग दैट। आई एम सेइंग कि जो हम चीज समझते हैं दैट दिस इज ट्रू अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च इज नॉट एक्चुअली द ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। व्हाई? बिकॉज योर मॉडल थीसिस, जो आप क्वेश्चन लेके चल रहे हो इन द स्टार्टिंग ऑफ योर एक्सपेरिमेंट, इट इज बेसिकली अ बायस्ड क्वेश्चन। आप रिसर्च ही ये कर रहे हो दैट how being fat is bad for you, how being dark is bad for you, how being fairer is good for you, right? कोई ये रिसर्च क्यों नहीं करता that if someone is not productive उसकी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ पे क्या पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहे हैं? कभी आपने ऐसा रिसर्च देखा है? आई एम नॉट सेइंग कि पढ़ते होंगे नहीं पढ़ते होंगे, विद डोंट नो। I am just saying, let's suppose everyone says you have to be productive, you have to be this, you have to be that, आपको you know full of energy होना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। No one is going for a research जहां पे कोई ये सोचे कि अगर कोई आदमी तसल्ली से बैठा है, मस्ती से बैठा है, कुछ नहीं कर रहा वो, तो उसका इंपैक्ट उसकी लाइफ पे पॉजिटिवली कैसे होगा। No one is doing that। आपने कभी पढ़ा रिसर्च? जबकि इंडियन और ईस्टर्न सिविलाइजेशंस में ये जो मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट है दैट इज सिटिंग आइडियल, नॉट डूइंग नथिंग, डूइंग एनीथिंग, वो आपके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में सिटिंग आइडियल इज जस्ट द वेस्ट ऑफ योर टाइम। तो अगर आप खाली बैठे हो, दे हैव पुट इन दिस आइडिया इन योर माइंड दैट खाली बैठना बुरा है, खाली बैठना, खाली दिमाग शैतान का घर, खाली दिमाग आप बैठोगे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर आप खाली बैठे हो तो लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। एंड दिस इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक रिसर्च। खाली बैठने से दिमाग डम होता है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप एक पर्टिकुलर पैरामीटर ले रहे हो दैट योर इकोनॉमिक प्रोग्रेस डिपेंड्स अपॉन योर वर्किंग। काम नहीं करोगे तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होगी, ऑब्वियसली योर लिविंग स्टैंडर्ड्स वुड कम डाउन, तो उससे आपको पॉवर्टी होगी, बीमारी होगी, फलाना ढिमकाना। सो यू आर पुश्ड इन दैट डायरेक्शन। बट नो वन डू अ रिसर्च कि अगर खाली बैठ रहा है कोई आदमी या खा रहा है, मस्ती से खा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सो उससे पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा उसकी लाइफ पे। ठीक है, तो आई होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा दैट एक्चुअली में जो नॉलेज हम समझते हैं इज ट्रू, इट्स नॉट ट्रू। It's basically a biased knowledge, but because it has been accepted as the objective truth,
it becomes a tool of exercising power. So this is the knowledge power relation, जो कि फूको कहते हैं that power is being created through knowledge plus discourse. What is a discourse? Discourse is basically what I have just explained you, that it is a particular way, a definite way of explaining something. Discourse is, it is a definite way of saying something. For example, India में what is the discourse? India में that is the discourse कि भाई you know लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, छोटे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और रात में बाहर नहीं जाना चाहिए, लड़के तो लड़के होते हैं. So this is the main discourse. So what is this discourse doing? Instead of focusing on giving a better protected environment for girls, instead of focusing on improving your law and order, instead of focusing on modeling your male child ethically, उसको ethical values सिखाना, उसको ये सब करना, this discourse is putting unnecessary focus on a dressing of a girl. वो रात को बाहर जा रही है, वो सिगरेट पी रही है, दारू पी रही है, लड़कों से बात कर रही है. We have misplaced our focus because of this discourse. Rather the discourse should be कि लड़कों को moral ethical education मिलनी चाहिए, and then there should be law and order situation अच्छी होनी चाहिए, lighting infrastructure अच्छा होना चाहिए, helpline बिल्कुल तेज quick 1 to 3 minutes में बिल्कुल आपके पास PCR पहुंच जानी चाहिए. Rather than doing these things, we are focusing on कि लड़की को घर में रहना चाहिए, उसे बाहर काम नहीं करना चाहिए, नाइट शिफ्ट में काम नहीं करना चाहिए, यू नो हंस बोल के बात नहीं करनी चाहिए, कपड़ों को ध्यान रखना चाहिए. This is why, because the discourse itself is wrong, and because of this discourse there is unnecessary burden on a particular section of the society. तो आप क्या कर रहे हो? पावर एक्सरसाइज कर रहे हो थ्रू डिस्कोर्स. और इसको आपने कैसे डिस्कोर्स बनाया? बिकॉज नॉलेज. आपने क्या बोला कि वी हैव एनालाइज दिस मच ऑफ केसेस, और मोस्टली जो रेप के केसेस हैं दैट इज बिकॉज द गर्ल वाज इनडिसेंटली ड्रेस्ड. लेट्स, मतलब इट्स नॉट अ ऑब्जेक्टिव थिंग, मैं आपको बता रहा हूं दैट लेट्स सपोज दिस इज द डिस्कोर्स जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्टेड है कि जहां जहां लड़कियां जो हैं बाहर जाती हैं, काम करती हैं, यू नो लड़कों के साथ घूमती हैं, उन्हीं के साथ गलत काम होते हैं, आप क्यों अपनी सेफ्टी बरतो, राइट? ऐसे ही बोलते हैं ना. सो दिस discourse is backed by this knowledge. Whatever this knowledge is, it's objective, not objective. I'm not commenting on that. I'm saying this discourse is itself wrong. Discourse क्या है? पतला होना अच्छा है. Discourse क्या है? इकोनॉमिक प्रोग्रेस. अगर आपने 3 BHK का घर नहीं खरीदा, अगर आपने 4 व्हीलर गाड़ी नहीं खरीदी, अगर आपकी सैलरी 6 फिगर्स में नहीं है, you are not considered to be successful. You are not considered to be successful. Compare Bill Gates, या कोई भी, चलो बिल गेट्स का नाम नहीं लेते हैं, लेट्स सपोज कंपेयर एनी रिच मैन विथ बुद्धा. कंपेयर एनी रिच मैन विथ बुद्धा. हु डू यू थिंक इज मोर सक्सेसफुल? आपने रॉबिन शर्मा नाम से एक ऑथर है, उनकी किताब पढ़ी होगी, मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी. मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी. उसमें क्या है? दैट दिस आइडिया ऑफ गेटिंग रिच, it's taking toll on your overall health. आप सिर्फ अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छी गाड़ियों में घूमने के लिए, अच्छी रेस्टोरेंट्स में जाने के लिए, you are working so much that you are leaving behind what matters. आप अपनी फैमिली से दूर हो रहे हो. You are just constantly focusing on, you know, your mobile phones कि आपके बगल में क्या चल रहा है. You are not concerned about that. आप अपने प्रॉब्लम्स में, अपने कामों में इतने ज्यादा उलझे हुए हो दैट यू आर नॉट वरीड कि अगर बगल वाले घर में कुछ चीज चिल्लाहट हो रही है तो उसका क्या रीजन है. शुड आई गो देयर? आप ये सोचते हो मरने देना है, अपना कोई काम थोड़ी रे, जाने दे उसको, करने दे, अपना घर पे तो कर रहा है. दैट इज अ रॉन्ग डिस्कोर्स. ये जो डिस्कोर्स है दैट प्राइवेट स्फेयर इज प्राइवेट एंड पब्लिक स्फेयर इज पब्लिक, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Do you consider domestic violence as a private issue or a public issue? Do you consider domestic violence as a private issue or a public issue? कोई, अब मान लो, लेट सपोज मैं एक फ्लैट में रहता हूँ, मेरे बगल में कोई दूसरा आदमी रहता है एंड ही इज बीटिंग हिज वाइफ, ही इज बीटिंग हिज चिल्ड्रन. आई विल गो कि यार तू क्यों मार रहा है? वो क्या बोलेगा? तेरे घर की थोड़ी बात है, मेरे घर की बात है, मैं संभाल लूंगा. एंड आई वुड ऑल्सो से हाँ यार सही बात है, प्राइवेट स्फेयर का मामला, मैं क्यों उसमें दखलंदाजी करूँ? Why? Because this discourse has been created that private sphere में individuals are autonomous. Private spheres में you cannot regulate an individual. Liberal discourse. इसीलिए
हम वर्ड डिस्कोर्स यूज करते हैं जब भी हम कोई चीज बताते हैं, वी आर यूजिंग द वर्ड आइडियोलॉजी और डिस्कोर्स बिकॉज दिस इज जस्ट अ वे ऑफ एक्सप्लेनिंग थिंग्स. बट डू यू थिंक डोमेस्टिक वायलेंस इज जस्ट अ प्राइवेट स्फेयर थिंग? नो, it's a social problem. It's a social problem. Why? Because it violates the human dignity. मैं वुमेन डिग्निटी की बात नहीं कर रहा हूं, ह्यूमन डिग्निटी की बात कर रहा हूं. वुमेन डिग्निटी तो बाद में आती है. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नॉट being worthy, the person is not worthy of being called a human being if he is beating someone else. Maybe this is also a discourse. समझ रहे हो? अब आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा कि ऐसे तो कुछ भी सत्य नहीं होगा. Everything is a discourse. Yes, it's true, everything is a discourse. Because I am of this disposition that violence for me is not, it's always a very bad thing. अगर आप violence कर रहे हो, unless until आपको कोई मार नहीं आ रहा है चाकू से, तब आप violence कर रहे हो, for me that is okay. But then if someone is doing violence on the other person without any good reason, then it violates for me the human dignity. वुमेन डिग्निटी तो चलो आप बाद में बात करोगे व्हेन यू थोड़ा सा आप उसमें आ जाओगे तो, बट इट वायलेट्स ह्यूमन डिग्निटी. सो दिस इज अ काइंड ऑफ पावर दैट Foucault is trying to tell, that actually power is created through knowledge based relations. Knowledge create करती है power को. Discursive practices, ये जो discourse है ना, ये जो discourse हमने देखा है, power as a discursive practice. डिस्कर्सिव प्रैक्टिस का मतलब क्या है? When certain discourse is created through society, जब एक डिस्कोर्स क्रिएट किया जाता है थ्रू अ सोसाइटी, इट्स कॉल्ड डिस्कर्सिव प्रैक्टिस. इट्स कॉल्ड डिस्कर्सिव प्रैक्टिस. ठीक है, ये समझ में आया क्या? इसके बाद नॉलेज, इसके बाद फूको क्या बोलते हैं? फूको के एक मित्र थे जिन्होंने उनके रिसर्च को सपोर्ट किया था. उन्होंने 3 चीजें बताई हैं कि कैसे ये जो पावर है ये बन रही है. ये 3 चीजें क्या हैं? पहला है सेपरेशन, दूसरा है ऑब्जेक्टिफिकेशन, और तीसरा है आइसोलेशन. या सेपरेशन की जगह इसको आइडेंटिफिकेशन कर लो, और इसको कर लो सेपरेशन. अब ये समझो, ये नेक्स्ट पड़ाव है. अभी तक तो जो हमने समझा थ्योरी में समझा, ये प्रैक्टिकली कैसे हो रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस के थ्रू और नॉलेज के थ्रू फर्स्ट वी आइडेंटिफाइड व्हाट इज नॉर्मल और अबनॉर्मल. LGBTQ और ट्रांसजेंडर्स आर कंसिडर्ड टू बी abnormal. Why? Because it is not accepted by the society through facts और discursive practices. एक discursive practice है कि a sexual relationship, a natural sexual relationship can be only between a man and a woman, right? A male and a female. If there is homosexuality, it's unnatural. If someone cannot be categorized as a male or a female, it is unnatural. But is it unnatural really? No, because अगर नेचर में कोई चीज है, अगर ट्रांसजेंडर्स हैं, दे आर दी ऑब्जेक्टिव रियलिटी. हम देख सकते हैं उनको, छू सकते हैं, बात कर सकते हैं. LGBTQ क्या है, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, बात कर सकते हैं. दे आर नेचुरल रियलिटीज, बट दे कंसिडर देम अननेचुरल. ये जो लोग हैं, जो हमारी सोसाइटी है, जो डिस्कर्सिव प्रैक्टिस बना रही है, वो इनको कंसिडर क्या करती है? अननेचुरल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आइडेंटिफाई नेचुरल एंड अननेचुरल. व्हाट इज नेचुरल एंड नेचुरल, और ये कैसे डिसाइड हो रहा है? बेस्ड ऑन डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस. बेस्ड ऑन डिस्कर्सिव प्रैक्टिसेस. और ये क्यों है? सो दैट यू कैन मैनेज द अननेचुरल. ये क्यों है? सो दैट यू कैन मैनेज द अननेचुरल. लोग LGBTQ लोगों को घर नहीं देते रहने के लिए. दे डू नॉट हैव एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, दे डू नॉट हैव हेल्थ अपॉर्चुनिटीज. कैन यू बिलीव दैट ऑल्दो ट्रांसजेंडर्स एंड LGBTQ कम्युनिटीज आर एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन इटसेल्फ? ऐसा तो नहीं है ना कि मॉडर्न सिविलाइजेशन में 21st सेंचुरी में आके एकदम से किन्नर, हिजरे और ये सब जो लोग हैं, LGBTQ लोग हैं, ये एकदम से प्रकट हो गए कहीं से. नो, दे आर ह्यूमंस, और वो हजारों सालों से, जब से ह्यूमंस हैं तब से वो आ रहे हैं. लेकिन इफ यू गो इन मेडिकल साइंस, यू विल फाइंड मेल एनाटॉमी, फीमेल एनाटॉमी. यू वोंट फाइंड एनी रिसर्च ऑन ट्रांसजेंडर एनाटॉमी.
ये समझ में आया डिस्कोर्स कैसे बना रहे हैं? दैट these researches have been funded only because the majority are men and women, and transgenders के लिए जो research है उसको कोई fund ही नहीं करेगा because that community is very small and they do not in fact have power, right? Men and women have power, men being kings, queens, you know, human beings जो मैन एंड वुमेन है वो किंग्स रही हैं, क्वींस रही हैं, किंग्स रहे हैं, क्वींस रही हैं, ट्रेडर्स रहे हैं, फिलोसोफर्स रहे हैं, एवरीवन. सो दे हैव नॉट. हमारे यहाँ ट्रांसजेंडर्स की एनाटॉमी रिसर्च कि उनकी मेडिकल उनकी बॉडी कैसे वर्क करती है, देयर इज वेरी लेस रिसर्च ऑन दैट. मेडिकल एनाटॉमी में आपने देखा होगा दिस इज मेल एनाटॉमी, फीमेल एनाटॉमी. इन आवर स्कूल्स ऑल्सो इफ यू रिमेंबर 8वीं क्लास में आई थिंक वो चैप्टर आता है रिप्रोडक्शन वाला, जहां पे यू आर गिवन अ डायग्राम ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. हैव यू एवर सॉन अ डायग्राम ऑफ अ ट्रांसजेंडर रिप्रोडक्टिव पार्ट? समझ रहे हो कैसे आपको पहले से सिखाया जाता है दैट दे आर डिफरेंट. दिस इज अ डिस्कोर्स. बहुत ध्यान से समझना है इस बात को दैट हाउ दे आर डिफरेंट. ये आपको पहले से सिखाया जाता है बिकॉज आपको ये बताया जाता है दिस इज नॉट नेचुरल. व्हाट इज नेचुरल? बीइंग मेल एंड फीमेल इज नेचुरल. बीइंग LGBTQ, homosexuality, transgenders are unnatural beings. But are they unnatural? No, because they are objectively real. ये कोई आइडिया नहीं है हमारा. आइडिया क्या है? भगवान है जिसको लोग ऑब्जेक्टिव रियलिटी मानते हैं. गणेश जी हैं, हनुमान जी हैं, राम जी हैं, अल्लाह है, और यू नो जीसस क्राइस्ट है, गुरु नानक है. इनको लोग भगवान मानते हैं और इनको ऑब्जेक्टिव रियलिटी माना जाता है, जबकि दिस इज गॉड इज एन आइडिया. एक्चुअली गॉड इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव रियलिटी. और जो ट्रांसजेंडर है, जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, उसको हम मानते हैं अननेचुरल है. समझ रहे हो किस तरीके से डिस्कर्सिव प्रैक्टिस आती है? ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे वुड आइडेंटिफाई द नॉर्मल or the natural so that they can manage the unnatural, so they can, you know, cut off these sections from the society as they think that they are unnatural growths. Then you would go for objectification. How the objectification takes place? जैसे हम बचपन में करते थे, ये तो मोटा है, ये तो लंगड़ा है, ये तो काला है, ये तो भद्दा है, ये टुंडा है. दिस इज ऑब्जेक्टिफिकेशन. फेयर एंड हैंडसम होना चाहिए, फेयर एंड लवली होनी चाहिए, बहु गोरी होनी चाहिए, हमारी गोरी चमड़ी अच्छी होती है. दिस इज ऑब्जेक्टिफिकेशन. जब आप ऑब्जेक्टिफिकेशन करते हो देन यू क्रिएट्स अ इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स अमॉन्ग द अदर पर्सन. बचपन से हमें सिखाया जाता है परसेंटेज ज्यादा लाओ, परसेंटेज ज्यादा लाओ. LKG का बच्चा है, परसेंटेज 99 चाहिए पेरेंट्स को. पहली क्लास में बच्चा है, परसेंटेज 99 चाहिए. 1% अगर कम हो गई LKG से UKG से फर्स्ट तक तो पता नहीं पहाड़ गिर जाता है लोगों के ऊपर. आई हैव सीन सच पीपल. बच्चा दूसरी क्लास में, माँ बाप तो वो है उसमें है, गुस्से में है कि यार पिछली बार तो 95 आए थे, इस बार 94 आए. अरे 94 में इंडिया में 10वीं क्लास के 3 बच्चे पास हो जाते हैं, राइट? सो दिस इज बेसिकली ऑब्जेक्टिफिकेशन. व्हेन यू ऑब्जेक्टिफाई. अच्छा ये क्या, जब कोई यू नो मतलब कोई जैसे स्कूल में भी आपने देखा होगा, इफ समवन इज लाइक, कोई लड़की है खुले बालों में मस्ती से करती हुई आ रही है, दैट इज गुड. बट अगर कोई लड़की है जो बालों में तेल लगा के आ रही है, चुटिया बना के आ रही है, तो अब उसको चश्मे लगा रही है, तो बहन जी. लड़का है कोई आराम से यू नो मस्ती कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो ओके. अगर वो शांत बैठा है तो ये तो बुद्धू है, पागल है. सो वाई? बिकॉज दैट इज नॉट कंसिडर्ड एज नेचुरल. बच्चों को क्या कहा जाता है? बी एक्टिव, बी एक्टिव. आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है. बच्चा सुबह 8 किलो का बैग लेके स्कूल जाता है, फिर वो ट्यूशन जाता है, फिर उसको स्विमिंग क्लास लगा दिए, फिर उसको यू नो म्यूजिक क्लास लगा दी. वाई? बिकॉज ऑन द टीवी पेरेंट्स आर सीइंग कि 5 साल का बच्चा गायकी कर रहा है, तो मेरा 10 साल का बच्चा क्यों नहीं गायकी कर रहा है? अरे ये भी तो देखो कि उसको ट्रेनिंग मिल रही है, तुम्हारा बच्चा ऑलरेडी ओवरबर्डन्ड है. बट नो, दे आर बीइंग fallen a prey to this discursive practice कि बच्चा जो है टैलेंटेड होना चाहिए, बच्चा जो है यू नो स्पोर्ट्स में फर्स्ट, एजुकेशन में फर्स्ट, म्यूजिक में फर्स्ट, डांस में फर्स्ट, एवरीवेयर फर्स्ट. ये फर्स्ट आने की जो डिस्कर्सिव प्रैक्टिस है, दिस इज ऑल्सो अ डिस्कोर्स ओनली. सो ठीक है. सो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है. ऑब्जेक्टिफिकेशन क्यों होता है? सो दैट पावर कैन बी एक्सरसाइज्ड ओवर द अननेचुरल, द सो कॉल्ड अननेचुरल. कभी आपने यू नो लड़कियां जनरली अपने आप को दोषी मान लेती कि मेरी ही गलती है यार. LGBTQ या ट्रांसजेंडर्स अपने आप को ही गलत मान लेते हैं कि यार हम क्या करें, हमारे कर्म रहे होंगे जो भगवान ने हमें ऐसा बना दिया, राइट? सो अब आप बड़े ध्यान से देखो, जो सेक्स वर्कर्स होते हैं, सेक्स वर्कर्स होते हैं, जैसे पुराने जमाने में कोठे हुआ करते थे ना, कोठे वालियां हुआ करते थे. ऑल्दो एवरी मैन फ्रॉम सोसाइटी यूज्ड टू विजिट दीज, कह लो कि मिस्ट्रेस हाउसेज या कोठा या जो भी आप कह लो,
everyone used to visit them, but then they were considered as something unnatural. ये अपनी अभी रिसेंटली मूवी आ रही है ना गंगूबाई काठियावाड़ी, उसमें आप देखना, या अगर आपने देखा हो तो देवानंद की एक मूवी है जिसमें वो बोलते हैं वो क्या कौन सी वो क्या डायलॉग है उसका, पुष्पा आई हेट टीयर्स, तो उसमें एक गाना है कि क्या गाना है वो, लोग ताने देते हैं हम खोए हैं इन रंगरलियों में, हमने इनको भी देखा है हमने इनको भी आते देखा है छुप छुप कर इन गलियों में। तो व्हाट इज दिस सीन क्या है दैट ये अपने राजेश खन्ना, नॉट देवानंद, राजेश खन्ना इज देयर इन विथ हिज मिस्ट्रेस, उनकी जो लवर होती है उनके साथ होती है, दैट इज अ प्लेस जो रेड लाइट एरिया होता है। तो लोग आ रहे हैं लेकिन वो छुप छुप के आ रहे हैं, और राजेश खन्ना के खुले में जाते हैं तो लोग उनको ताने मारते हैं कि ये तो he goes to a sex worker। तो ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है ये किस लिए है, सो दैट ये मैनेज कर पाए, जो डाइवर्जेंस है सोसाइटी में उसको अच्छे से मैनेज कर पाए। एंड देन सेपरेशन, यू सेपरेट देम, अलग कर देते हो, जिसको हम बोलते हैं गेटोइजेशन कहां से स्टार्ट हुआ, यूरोप में जो स्लेव्स हुआ करते थे या माइनॉरिटीज हुआ करते थे उनको एक अलग जगह दे दी जाती थी रहने के लिए, और वहां पे वो उनके घेटोस बन जाते थे। आज भी अगर आप देखो गांव में जो छोटी जाति के लोग होते हैं उनके रहने का इलाका अलग होता है, वहां पे यू विल जनरली फाइंड इनसैनिटेशन, नालियां खुली हुई हैं, कच्चे घर हैं, लकड़ी पे जला के गोबर पे जला के खाना बन रहा है। बट इफ यू गो टू दिस वेल्दी सेक्शन ऑफ दिस विलेज जहां पे आपको पक्के घर मिलेंगे, सफाई मिलेगी, नालियां कवर्ड हैं, रोड बने हुए हैं, ठीक है। सो देन दे सेपरेट। सो दिस इज हाउ नॉलेज इज बीन यूज्ड टू एक्सरसाइज पावर ओवर पीपल। अब ये जो पावर है इसको ही हम क्या कह रहे हैं, ये जो नॉलेज है एक्चुअली, या जो डिस्कर्सिव प्रैक्टिस हमने बना ली है, इसी को हम बोल रहे हैं रिजिम ऑफ ट्रूथ। रिजिम ऑफ ट्रूथ, व्हाट इज दिस रिजिम ऑफ ट्रूथ? रिजिम ऑफ ट्रूथ इज बेसिकली दैट ट्रूथ इज ऑलवेज इन फ्लक्स। एक समय पे मोटा होना वॉज गुड, सो दिस वॉज द ट्रूथ। आज पतला होना वॉज द गुड, इज गुड, दिस इज द ट्रूथ। पहले जमाने में बेल बॉटम्स लोग बहुत पसंद करते थे, नाउ बेल बॉटम्स आर गॉन। पहले के जमाने में एक समय था जब जब आप जैकेट पहनते हो तो पॉकेट स्क्वायर्स का फैशन था, पॉकेट स्क्वायर्स हुआ करते थे। अब पॉकेट स्क्वायर्स बंद हो गए थे बीच में, नाउ अगेन पॉकेट स्क्वायर्स आर कमिंग बैक फैशन में, राइट। बेल बॉटम्स एक बार बंद हो चुकी हैं पहले के जमाने में, अब बेल बॉटम्स दोबारा से आने लगी हैं लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए आने लगी। पहले दाढ़ी रखना was considered to be, जैसे हमारे इंडस वाली सिविलाइजेशन में if you see people used to have beards, पुराने जमाने में राजा महाराजा बड़ी बड़ी मूंछें दाढ़ी रखते थे, और उनको आज भी जैसे राजस्थान में आप जाओगे तो बड़ी मूंछें हैं जी, बड़ी मूंछें हैं। मूंछें इज कंसिडर्ड टू बी द सिंबल ऑफ मैनलीहुड, बट देन अ टाइम केम व्हेन clean shaved people are considered to be good। कब? मॉडर्न सिविलाइजेशन में, जब हमारे यहाँ कौन आए, ब्रिटिशर्स आए, बिकॉज दे वांटेड टू हैव क्लीन फेस, और बाल नहीं होने चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो जो क्लर्क्स थे, जो लॉयर्स थे, जो टीचर्स थे, जो प्रिंसिपल्स थे, जो एवरीवन हु इज रिलेटेड विद द गवर्नमेंट हैज टू बी अ क्लीन शेव। तो फिर क्लीन शेव का फैशन आ गया। नाउ अगेन इफ यू सी, आज के जमाने में फिर से दाढ़ी का फैशन आ गया, ठीक है। पहले के जमाने में क्या था, लंबे बाल रखना पसंद करते थे, अमिताभ बच्चन की तरह, भाई लॉन्ग हेयर। बच्चे मरते रहते थे, पिटते रहते थे, घर वाले परेशान हो जाते थे कि भाई तू बाल कटवा ले, क्यों तू जमूरा बना हुआ है, लेकिन बच्चे नहीं कटवाते थे, फैशन है, ठीक है। आज आफ्टर हनी सिंह एंड एवरी जितने भी बड़े बड़े स्टार्स हैं, दे स्टार्टेड टू कीप शॉर्ट हेयर, सो नाउ शॉर्ट हेयर्स इज इन ट्रेंड। तो ये जो ट्रूथ है, इट इज कॉन्स्टेंटली इन फ्लक्स थ्रू आउट द सोसाइटी। जब सोसाइटी को जैसा मन करता है वैसा वो ट्रेंड सेट कर लेता है। सो दिस इज द रिजीम ऑफ ट्रूथ। और रिजीम ऑफ ट्रूथ जो कंट्रोल करता है, रिजीम ऑफ ट्रूथ कौन कंट्रोल करता है? वही कंट्रोल करता है जो नॉलेज को भी कंट्रोल करता है। एंड दोज हु कंट्रोल दिस रिजीम ऑफ ट्रूथ एक्चुअली एक्सरसाइज पावर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बायो पावर। बायो पावर का क्या कॉन्सेप्ट है? दैट बायोलॉजिकल पावर बीइंग एक्सरसाइज्ड वॉलंटरीली। You have voluntarily accepted that पतला होना अच्छा है, you have voluntarily accepted slim bodies अच्छी है। So this is basically biopower when people starts to regulate your people starts to regulate their own sexuality, their own body types, just because there is a certain discursive practice and there is a certain regime of truth,
एंड देन देयर इज सर्टेन ऑब्जेक्टिफिकेशन। इसकी वजह से बायो पावर एक्सरसाइज करने लगते हैं लोग अपने ऊपर वॉलंटरली, ठीक है। इट्स नॉट ओनली कि कोई जबरदस्ती कह रहा है कि पतले हो जा, नहीं, पीपल अडॉप्ट इट। लोग, कोई कंपनी वाला आके नहीं कहता कि साहब गोरे हो जाओ, आप काले हो, बेकार लग रहे हो। पीपल गो वॉलंटरली टू द सुपरमार्केट एंड दे विल बाय दैट फेयर एंड हैंडसम वाला क्रीम, राइट। एंड देन द सेकंड कॉन्सेप्ट इज डिसिप्लिनरी पावर। Disciplinary power. What is this disciplinary power? That society to keep its order, society to keep its original order, जैसे पहले के जमाने में फंक्शन करती थी, because change is everywhere difficult. जब भी चेंज होगा there would be difficulty. तो to keep that discipline, ये regime of truth और ये discursive practice बनाई जाती है so that people discipline themselves. Why people think so much when they do intercaste marriage, इंटर-रिलीजियस मैरिज? वाई पीपल थिंक सो मच कि यार इतनी कैलोरी मैंने खा ली, ये कर लिया मैंने, वो कर लिया? वाई पीपल थिंक सो मच, लाइक फॉर एग्जाम्पल फॉर इवन एजुकेटेड इंडिविजुअल्स हु बिलीव इन इक्वालिटी, आई हैव नेवर सीन अ पर्सन टॉकिंग टू अ ट्रांसजेंडर नॉर्मली। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं, मे बी अगर मेरे बगल में आप खड़े होते हैं तो मैं आपसे तसल्ली से आई विल अप्रोच यू, यू विल अप्रोच मी, हाथ वाथ मिला लेंगे, तसल्ली से बात कर लेंगे। बट आई हैव नेवर सीन समवन डूइंग दैट विद अ transgender. Why? Because people have fear that they would be branded like that. हमारे पुराने जहाँ पे हम रहा करते थे तो वहाँ पे एक अंकल जी थे हमारे, तो वो अंकल जी मस्त थे, मतलब उनको कुछ नहीं पड़ी थी दुनिया की। तो जब भी किसी के यहाँ शादियाँ होती हैं या बच्चे पैदा होते हैं तो छोटी सी लोकेलिटी थी तो पता लग जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है। सो जब भी कोई वो आता था किसी के भी घर में, ऑब्वियसली सबको इनवाइट किया जाता है किसी भी फंक्शन पे, तो वो अंकल जी भी जाते थे। और हमारे इंडियन ट्रेडिशन में तो क्या है, किन्नर आते हैं मांगने, बधाई मांगने आते हैं, चाहे शादी हो चाहे कुछ भी हो, किन्नर आंग। तो ही यूज्ड टू डांस विद देम, एंड उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कर रहे, और वो मस्ती से डांस करते थे, मजे करते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। बट पीपल यूज टू हेट दिस, दे यूज टू कॉल हिम नेम्स कि ये तो खुद हो गया है, ऐसा मीठा है ये तो दिस इज बिकॉज अगर आप ट्रांसजेंडर्स से मिलने लग गए नॉर्मली तो दिस वुड नॉट बी एक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी। व्हाई? बिकॉज दिस वुड वॉयलेट देयर स्ट्रक्चर्स जो पहले से पावर के बने हुए हैं। समझ रहे हो? सो दिस इज बेसिकली डिसिप्लिनरी पावर, दैट टू कीप द डिसिप्लिन इन ऑर्डर एंड वॉलंटरली पीपल वुड डिसिप्लिन देमसेल्फ। इसको एक कॉन्सेप्ट, जेरेमी बेंथम का एक कॉन्सेप्ट है ऑफ पेनॉप्टिकॉन। पेनॉप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? पेनॉप्टिकॉन, अरे यार एक मिनट, पेनॉप्टिकॉन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? देयर इज दिस सर्कुलर प्रिजन एंड पीपल आर देयर। इस प्रिजन में लोग रहते हैं, ठीक है, बहुत सारे सेल्स हैं, लोग रहते हैं, एंड देयर इज कैमराज एवरीवेयर, एंड देयर इज जस्ट वन गार्ड वॉचिंग देम। एक गार्ड है, सेंट्रल रूम में बैठा हुआ है, बहुत सारे कैमरा हैं, और ये लोग जो है पूरी बिल्डिंग में लोग हैं, सेल्स में हैं, हर सेल में कैमरा लगा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रिजनर्स डू नॉट नो कि को कैमरा फंक्शनिंग है कि नहीं है। सेकेंड ऑफ ऑल prisoners do not know कि when the guards are watching them, वो जो एक गार्ड बैठा हुआ है वो कब उनको देख रहा है। but because they know that there are cameras, they would voluntarily regulate their own behavior, because वो अपना behavior खुद regulate कर रहे हैं। so this is the idea of panopticon। ये जो modern surveillance करती है ना गवर्नमेंट, मॉडर्न सर्वेलेंस जो हो रहा है गवर्नमेंट का, उसको एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो ये कॉन्सेप्ट दिया गया था पेनॉप्टिकॉन का, जेरेमी बेंथम के द्वारा, कि जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या करती हैं, सर्वेलेंस करती हैं, और ये आइडिया लोगों के मन में होना चाहिए दैट वी आर अंडर कांस्टेंट सर्वेलेंस सो दैट दे रेगुलेट देमसेल्व्स। ठीक है, सो इसी तरीके से यही वाला आइडिया जो है आप फूको के साथ भी यूज कर सकते हो, दैट अकॉर्डिंग टू फूको ये जो डिसिप्लिनरी पावर है ये कैसे, इट इज समथिंग सिमिलर टू द पेनॉप्टिकॉन कॉन्सेप्ट, दैट एवरीवन इज वाचिंग यू, एवरीवन इज डूइंग सर्वेलेंस ऑन यू, सो यू योरसेल्फ विल रेगुलेट योर बिहेवियर वॉलंटरीली एंड यू वुड कंसिडर इट राइट ऑल्सो। दिक्कत ये भी है कि आप कुछ चीज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू अगेंस्ट योर विल एंड देन यू विल कंसिडर इट राइट, तो ये एक बड़ी समस्या है। सो बाय विद दिस वी हैव कंप्लीटेड फूकोज कंसेप्ट ऑफ पावर। तो जहां पे हमने बायो पावर, डिसिप्लिनरी प्रैक्टिस, पावर एज अ डिस्कर्सिव प्रैक्टिस, नॉलेज पावर रिलेशन, रिजीम ऑफ ट्रूथ, ये सब समझ लिया है।
अब थोड़ा सा एक कंसेप्ट हमारा बचता है, एना एरेंट का पावर वी हैव ऑलरेडी डन, ग्रामसी का पावर वी हैव ऑलरेडी डन, और अगर दोबारा समझना हो तो बता देना। और थोड़ा सा एक मॉडर्न कंसेप्शंस ऑफ पावर रह गए हैं हमारे, जिसमें हार्ड पावर, सॉफ्ट पावर, स्मार्ट पावर, फास्ट पावर, अजाइल पावर, ये पावर वो पावर, वो थोड़े से डिस्कस करने बाकी हैं। दैट विल डू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक इसमें कोई गड़बड़ शड़बड़ हो तो बता दो। कुछ मैंने बीच में इसलिए नहीं पूछा आपसे बिकॉज जब तक पूरा नहीं मैं एक्सप्लेन कर देता तब तक हो सकता है आपको डाउट होते। तो अब आप मुझे बता दो, इज देयर एनी डाउट, और ये एक्सप्लेनेशन आपको कॉम्प्लेक्स तो नहीं लगा, या व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? बताइए, आर देयर एनी डाउट्स? कोई डाउट है तो बता दो, कोई डाउट हो तो बता दो। वो एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा वो बता दो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया वो बता दो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है ना? ओके गुड। आप सब्सक्राइब करते हो क्या जो फूको बोल रहे हैं? डू यू बिलीव फूको? ठीक है, एना एरेंट और ग्रामसी को डिस्कस कर लेंगे बिकॉज अभी पावर में जो पावर के थोड़े से मॉडर्न कंसेप्शंस हैं वो बचे हैं। एना एरेंट एंड ग्रामसी डिस्कस कर लेंगे, एंड देन विल फिनिश अप विद अथॉरिटी ऑल्सो। अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी आज कर लेंगे, और राइट्स फिर अपन कल करेंगे। ठीक है, तो या अगर टाइम मिला तो आज ही कर लेंगे। चलो, तो मैं इसलिए बोल रहा था स्टार्टिंग में, इफ़ यू हैव वॉच्ड माय यूट्यूब लेक्चर्स, कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हो तो आपके ज्ञान चक्षु खुलते हैं। खुले क्या थोड़े बहुत ज्ञान चक्षु? मज़ा आया क्या कि सुनने में रियलिटी में एक्चुअली में होता क्या है? जो हम सच्चाई मान के चलते हैं वो एक्चुअली सच्चाई होती नहीं है, वो हमें पागल बनाया जाता है कि ये सच्चाई है। लगा क्या ऐसा कि दुनिया में सब हमें बेवकूफ़ बनाने में लगे हुए हैं? कुछ सच है ही नहीं। एक्चुअली देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ। इसके नोट्स में दे दूंगा आपको, डोंट वरी। फूको की स्पेलिंग ये नहीं है भाई। फूको की स्पेलिंग मैं आपको बता दूँ, कोई बात नहीं। हाँ, बिल्कुल वही वाली बात है। तो आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें समझ में आएंगी। फेमिनिज्म पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, फिर लेट्स एंड दिस क्लास, और अपन फिर 3:30 बजे मिलते हैं। 3:30 बजे अपनी नेक्स्ट क्लास होगी। टिल देन टाटा बाय बाय, और सब लोग अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो मस्ती से।